साथियों, आज हम लोग रूबरू हैं फयाज अहमद फैजी से। सबको अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय पसमानदा। अ, पसमानदा आंदोलन के ऊपर एक अथॉरिटी की तरह है फयाज अहमद फैजी, और लगातार इस पे उन्होंने जो जनता है जो उसको जागरूक किया है, बेदारी लाने की एक वजह रहे हैं लोगों के बीच में, और बहुत गहराई में जाके और बड़े रेफरेंसेज और ठोस सबूतों के आधार पे अपनी बात कहते हैं। सबसे बड़ी इनकी खासियत यही है कि बिना किसी सबूत के आधार पे, बिना किसी रीजन के आधार पे ये कोई बात नहीं करते। तो पसमानदा आंदोलन एक बहुत ऐसी एक तहरीक है जिसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी एक मुस्लिम को एक कैटेगरी मानने की, कि एक कैटेगरी स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट हो या कहीं भी, मतलब जिसको बोलते हैं कि गरीबी जो है और जो जहालत है, गुर्बत है, वो जुलाहा, मंसूरी, हलाल खोर झेलता है, लेकिन उसका फायदा उसके नाम पर विक्टिम हो कि भाई हमको बहुत सताया जा रहा, पूरा मुसलमान ले होता है। मतलब कोई भोग कोई और रहा है और उसका फायदा उसके चलते विक्टिम का वो बना के जो फायदा उठाता है मुस्लिम अशराफ लेता है। और इसी चीज को रोकने के लिए ये पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ, और इसके कई नाम हैं। और क्या होता है कि हमारा जो स्वर्ण मीडिया, मनो मीडिया, जो बोल लीजिए, अशरफ मीडिया, वो जिसको दिखलाता है उसी को हम लोग जानते हैं कि पसमानदा आंदोलन का सबसे बड़ा लीडर है। तो जैसे आसिम बिहारी जैसे जो लीडर हैं, जिन्होंने इतना त्याग किया, इतनी कुर्बानी दी पसमानदा को आगे ले जाने के लिए, पसमानदा आंदोलन को सामने लाने के लिए, तो उनके बारे में कोई नहीं जानता था, जानता भी था बहुत कम लोग जानते थे। तो उनको पूरे जनता के सामने लाने का श्रेय फयाज अहमद फैजी भाई को है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो हम लोग सबसे पहले फयाज अहमद फैजी भाई से जानना चाहेंगे कि आगाज कैसे हुआ इस आंदोलन के, जो आगाज करने वाले लोग हैं, शुरुआत करने वाले जो लोग हैं, उसकी क्या वजह रही और किन लोगों ने इसकी शुरुआत की। तो एक परिचय, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन भी नहीं है साधारण, ज्यादातर लोग नहीं जानते। जो बहुत जैसे इसके पहले भी जो वक्ता काफी लोग आए हैं, तो वो भी मुस्लिम और दलित एकता की बात करते हैं, मुस्लिम और बहुजन एकता, सारे मुस्लिम को एक कैटेगरी में रख देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो पसमानदा मुस्लिम है उसको अलग रखा जाए, क्योंकि उसकी हालत और अशरफ की हालत में काफी फर्क है। जो कि पसमानदा के ऊपर कई बुकलेट निकले और तमाम जो मसूद फलाई साहब की किताब भी लिखी, उन किताबों में भी स्पष्ट है, बिल्कुल वाजे है कि ये आंदोलन जो हमारा है, ये जो पसमानदा का जो वजूद है बिल्कुल अलग है, उसकी समस्याएं अलग है। तो एक पराई समस्या को थोपना उस पर अच्छा नहीं है। तो ज्यादा ताखीर न करते हुए, ज्यादा विलंब न करते हुए, मैं इसके आगाज और शुरुआत के बारे में तारुफ, एक इंट्रोडक्शन फयाज साहब से मैं चाहूँगा। जी, मैं सबसे पहले तो आपने इतने मधुर शब्द से मेरा इंट्रोडक्शन किया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम जिस समाज की जिस जिस जगह से हम लोग आते हैं, वहाँ हम जैसे के लिए इस तरह के अल्फाज, इस तरह के शब्द सुनने को बहुत कम मिलते हैं। हम तो अपमान और निरादर की भावना में पल बढ़ के बड़े हुए हैं। इसके बाद आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे मौका दिया है पसमानदा समाज के एक कार्यकर्ता को यहाँ बोलने के लिए, ये बहुत ही साहसिक मैं समझता हूँ, एक पहल मानता हूँ, क्योंकि अशराफ हर जगह होता है और वो फिर वो उसके खिलाफ एक प्रिविलेज और सत्ता वर्चस्व वाली समाज के खिलाफ बात करने वाले को मौका देना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े साहस की बात है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे जय भीम कारवां के मंच पे बुलाना हम जैसे लोगों के लिए ये बात कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि समाज में चल फिर के जो भी हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है और उसको बुद्धिजीवी वर्ग अच्छा समझता है। तो मैं इसको इस बात की दलील के तौर पे लेता हूँ। अब आपके सवाल पे आते हैं कि आपने जो सवाल किया है कि इसकी जो है शुरुआत कहाँ से है। तो अगर भारतीय पृष्ठभूमि की बात की जाए तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के अंदर जो व्याप्त छूत छात है, जात पात है, भेदभाव है, इसके खिलाफ जो सबसे पहली आवाज किसी ने उठाई है बाज़ाब्ता बिल्कुल मजबूत प्रतिरोध के साथ, तो वो हजरत बाबा कबीर रहमतुल्लाह अलैह की जाते ग्रामी। सबसे पहले वो एक आवाज जो उभर के आती है, बाबा कबीर के साथ बड़े मिथक जुड़े हुए हैं और उनको अशराफ ने हिंदू फोल्ड में डाल रखा है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान इसलिए वो खुलेआम सेखवा सैयदवा, जहाँ ब्राह्मण और शूद्र व शखवा कहते हैं, खुलेआम सेखवा सैयदवा कहते हैं। तुर्कन और मुल्लावाद जो है एक तरह से जो है तो सबको कह के जो है वो उसका विरोध करते हैं और उनका पूरा फिर वो मुस्लिम समाज से बाहर निकल के बहुजन समाज की तरफ भी जाते हैं और पूरा एक भारतीय समाज में जो जात पात छूत छात भेदभाव है उसके खिलाफ कबीर एक मजबूत आवाज बन के उभरते हैं। तो पसमानदा आंदोलन का भी इतिहास वहीं से शुरू होता है। उसके बाद देखेंगे कालांतर में जो है मुस्लिम अशराफ मुस्लिम का शासनकाल था। धीरे धीरे कबीर के बाद ये बात बहुत मध्यम पड़ जाती है, लेकिन बंगाल से एक फरायती आंदोलन शरीयतुल्लाह के रूप में उभरता है। उनके पुत्र दादू भाई उसको लेके आगे बढ़ते हैं और वो बेसिकली वो वहाँ के बुनकर, वहाँ के खेतिहर मजदूर, किसान और भी जो छोटे मोटे कामगार पसमानदा समाज से उनका आंदोलन था। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि फराइजी आंदोलन को वो बंगाली एसेंट होता है, फोराइजी बोलते हैं वो। तो वो अगर हम हिंदी में कहें फराइजी, तो एक बहुत बड़ी है कि फराइजी आंदोलन का एक तो कहीं चर्चा नहीं होती है, चर्चा भी होती है तो इस धर्म सुधार, इस्लामिक सुधार के रूप में उसको चर्चा किया जाता है। उसके बाद समय बढ़ता है, आगे बढ़ता है। फिर 19वीं शताब्दी यानी 1990 में आसिम बिहारी का जन्म होता है और 1911 में आसिम बिहारी बाज़ाब्ता इसको लेके चलते हैं और प्रथम पसमानदा आंदोलन का बाज़ाब्ता एक सांगठनिक तौर पे इसको शुरुआत आसिम बिहारी ने किया था और वो अशराफ के द्विराष्ट्र सिद्धांत के मुखर विरोधी रहे हैं। और जो भी, क्योंकि हमारा विमर्शी पसमानदा का अलग है, अशराफ का अलग है, तो उस विरोध पे, उस बाइनरी पे उन्होंने काम किया और दबे कुचले पसमानदा समाज के लिए एक बहुत मेहनती काम किया। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं, केरल और सुदूर बंगाल के इलाके में जहाँ आसिम बिहारी गए ना, और उनकी सदरी बिल्कुल उनके तन पे फटी रह जाती है। आसिम बिहारी पे एक अलग से चर्चा हो सकती है। बेमिसाल शख्सियत, उन्होंने लिखा बहुत, कई एक पत्रिकाओं के जो है वो जनक रहे, कई एक पत्रिकाओं के एडिटर रहे और उनके इंस्पायरेशन पे उन्होंने लोगों से बहुत सी पत्रिकाएं निकलवाए, बहुत से पसमानदा संगठन उन्होंने बनवाए। जो जिस जाति से वो नहीं थे, उस जाति जो पसमानदा की अन्य जातियां थी, उस जातियों को लोगों को इकट्ठा करके उनसे संगठन बनवाया। तो एक बहुत बड़ा काम है ये इतिहास के तौर पे। उसके बाद देखेंगे मोमिन कॉन्फ्रेंस जमात मोमिनीन के नाम से उनका संगठन था। पसमानदा नामकरण तो ये 1996-98 के आसपास बिहार के अंदर जो है अली अनवर के नेतृत्व में होता है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे मोमिन कॉन्फ्रेंस का जब सितारा डूब रहा था तो महाराष्ट्र से शबीर अंसारी के नेतृत्व में एक आंदोलन निकलता है जो पसमानदा समाज के लिए और खास तौर से मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए एक बड़ा योगदान था उनका। और उन्होंने अभी भी बहयात हैं ये पसमानदा आंदोलन के लिए और भारतीय समाज के सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष के साथी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि शब्बीर अंसारी आज भी बहयात हैं, जिंदा हैं। और उनके साथी विलास सोनोने ने इस कारवां को आगे बढ़ाया। फिर बाद के दशक में एजाज अली बिहार से आते हैं, बेहतरीन सर्जन है वो। उसके बाद जो है अली अनवर का एक नाम आता है जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम आज भी वो संगठन है। छोटे मोटे बहुत से ये संगठन है।
जो काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये दबे कुचले की आवाज है, तो ये उसको मुख्य धारा की मीडिया इसको उस तरह से टेकअप नहीं करती जिस तरह से वो अशराफ के मुद्दों को। असल में अशराफ ने एक मिथक बना के रखा कि सारे मुसलमान एक है। एक मिसाल से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है चैप्टर नंबर 10 में कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान हैं, वो दलित जो इस्लामिक धर्मावलंबी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी हालत जो है हिंदू शेड्यूल ट्राइब, हिंदू शेड्यूल कास्ट और हिंदू ओबीसी से भी ज्यादा खराब। लेकिन अशराफ ने इस पूरी लाइन को मुसलमानों के साथ उड़ाया और ये बताया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है। आपने सुना होगा, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, यहाँ आमतौर से अशराफ ने महसूस कर दिया कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब मैंने पढ़ा तो हमने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। जी फाकिर साहब, जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही? जी जी हाँ, मैं बात कह चुका। अब आप आगे बात बढ़ाएं चर्चा को। पिछड़ों के साथ न्याय होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और मुझे भी मालूम हुआ कि 1956-57 के पास ये आंदोलन ने अपना वो ये शुरुआत किया, एक मोमेंटम ग्रहण किया 56 शुरुआत में। तो इस आंदोलन के जब ये शुरुआत हुआ तो लगातार विकसित हो रहा है, और उसके साथ इस आंदोलन के जो लीडर रहे हैं उनकी भी समझ विकसित होती रही। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो इनके क्या मुद्दे थे, तब उनका क्या एजेंडा था? आसिम बिहारी का जो एजेंडा था, पसमानदा समाज में जो रोजी रोटी का बड़ा मसला था, रोजी रोटी समाजी बराबरी, ये आसिम बिहारी का मेन कॉन्सेप्ट था। सत्ता में भागीदारी और राजनीतिक को उन्होंने उतनी वरीयता नहीं दिया, राजनीतिक भागीदारी को, क्योंकि उनका मानना था कि समाज हमारा बहुत पिछड़ा है और उसमें शिक्षा को लेकर उन्होंने काम किया। और आसिम बिहारी का एक बहुत बड़ा कारनामा है, जब सर सैयद, आसिम बिहारी से भी पहले के वक्त में सर सैयद जो है महिला शिक्षा के विरोध कर रहे थे, उस वक्त आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसने सिर्फ बिहार के अंदर 100 महिलाओं का इंस्टीट्यूट खोला था, स्कूल। और अब्दुल रजाक अंसारी इसी आंदोलन से थे, जो बहुत बाद में उन्होंने अपनी वाइफ नफीरुन्निसा को पढ़ाया, और दोनों दंपत्ति मिल के उस वक्त उस इलाके में हिंदू आदिवासी का लीजिए, आदिवासी का तो कोई उस तरह का धर्म नहीं, कई धर्मों के होते हैं, लेकिन अदर देन जो मुस्लिम वहाँ आदिवासी थे और वहाँ बुनकर उस इलाके के थे, जो कोरी बिरादरी के थे या जिसको अंसारी अब कहा जाता है, उनके लिए एक बड़ा काम किया, स्कूल काम किया। लेकिन आसिम बिहारी ने 1936 के आसपास जो उनका जमातुल मोमिनीन और उसी मोमिन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसका जो महिला विंग था जिसमें जैतून असगर वगैरह बहुत से नाम आते हैं, मोइना गौस वगैरह के नाम आते हैं, उस महिला विंग ने सिर्फ 100 लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो आसिम बिहारी का ज्यादातर जो जोर था आंदोलन को और समाज के लोगों को जो है मुख्य धारा में लाने के लिए, रोजी रोटी, समाजी बराबरी और शिक्षा पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया, समाजी बराबरी पे ज्यादा जोर दिया। और फिर बाद में जब इलेक्शन का माहौल बना तो मोमिन कॉन्फ्रेंस, हालांकि वो कांग्रेस से, और उनका एक बड़ा स्पष्ट था, उसके बहुत बाद में उन्हीं के संगठन के लोगों ने उनसे ऐतराज भी किया। वो कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से उचित दूरी बना के रखना चाहते थे, बहुत दूरदर्शी थे वो, लेकिन मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। उसका नुकसान भी हुआ मोमिन कॉन्फ्रेंस को, और इसीलिए वो आंदोलन बिल्कुल, बहुत से कारण होते किसी आंदोलन के उरूज जवाल के, यानी उसके उत्थान और पतन के। उसमें एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस में विलय जो था वो हुआ। तो आसिम बिहारी का मेन जो आपका सवाल था, रोजी रोटी, समाजी बराबरी, ये उनका मेन था। शिक्षा को उन्होंने बहुत काम किया, प्रौढ़ शिक्षा, इस देश के अंदर प्रौढ़ शिक्षा के जनक आसिम बिहारी। 1911 से 1912 से 5 साल उसमें जोड़ लीजिए, 12 और 17 तक का एक पूरा उनका पंचवर्षीय योजना उन्होंने बनाई थी प्रौढ़ शिक्षा की। अपने आप में ये बहुत बड़ा, उस वक्त आसिम बिहारी बहुत नौ उम्र थे, बिल्कुल नई उम्र थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि वो इस तरह का जो है, एक लड़का इस तरह की, आज के भाषा में एक लड़का इस तरह का काम कर सकता है। तो प्रौढ़ शिक्षा सबसे पहले आसिम बिहारी ने शुरू किया था, तो शिक्षा पे उनका ज्यादा जोर था। जी फाकिर साहब। तो आसिम बिहारी ने क्या आरक्षण के संदर्भ में ये कब जागरूकता है कि भाई हमको आरक्षण चाहिए, रिजर्व, जैसे कि जो सामाजिक बराबरी है
या जो राजनीतिक इम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है कि हमको भी सियासी ताकत, भागीदारी चाहिए। तो इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, जिसमें आरक्षण या रिजर्वेशन एक है। तो ये रिजर्वेशन की मांग कब शुरू हुई पसमानदा आंदोलन में कि भाई वो रिजर्वेशन चाहिए? ये आरक्षण की बात ये जो है पार्टीशन के बाद जो है देश जब आजाद हुआ, तो उससे पहले जब इलेक्शन का माहौल, मैं थोड़ा सा बात करूं कि आरक्षण को लेके आसिम बिहारी का जब तक मैंने स्टडी किया, उसमें इस तरह का उनका कोई क्लियर स्पष्ट उनका इस तरह का कोई स्टेटमेंट या इस तरह की कोई बात या उनके लेखनी में इस तरह की मुझे कहीं नहीं मिली कि उन्होंने आरक्षण को सपोर्ट किया हो या आरक्षण को विरोध किया हो। लेकिन वो जब वो इस पे जो कम्युनल अवार्ड था कि मुसलमान अलग लड़ेंगे, हिंदू अलग लड़ेंगे, उस पे आसिम बिहारी के संगठन ने ये आवाज उठाई थी कि भाई पसमानदा के लिए अलग से कम्युनल अवार्ड की तरह, जैसे मुसलमान के नाम पे आपने सीटें आरक्षित किया है, तो पसमानदा के लिए भी अलग से सीटें आरक्षित होनी चाहिए। और इसको सियासी भागीदारी में जो बहुत बड़ा काम उनके जो है मूविंग कॉन्फ्रेंस के एकदम नौजवान लीडर अब्दुल कयूम अंसारी कर रहा है कि वो बिल्कुल राजनीतिक भागीदारी को लेके वो बहुत ज्यादा सचेत थे। और ये गुलशनौर भाई मैं पढ़ता हूँ कि पसमानदा आंदोलन को लेकर मेरी जिज्ञासा रहती है कि पसमानदा को आरक्षण के माध्यम से भागीदारी देने का काम तो हो ही रहा है, कुछ जातियों को दलित का दर्जा देने जरूरी है, इसके अलावा क्या रणनीति है और अशराफ की इस विषय पर क्या कोई टकराव है? फाकिर साहब, ये सवाल आप फिर मुझे रिपीट कर दीजिएगा, मैं इसके बाद इसका जवाब देना पसंद करूंगा। कि ये सवाल नहीं, अभी नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जो आरक्षण का सवाल किया था। तो अब्दुल कयूम अंसारी ने राजनीतिक भागीदारी को लेके वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे और उन्होंने सिखाया पसमानदा को कि राजनीति कैसे की जाती है। और राजनीति एक वक्त ऐसा आया था कि अब्दुल कलाम ऐसा नेता जो है कांग्रेस का जो अशराफ नेता था, उसकी हालत खराब हो गई और वो अब्दुल कयूम अंसारी का पर काटने के पीछे पड़ गए, क्योंकि अब्दुल कयूम अंसारी एक जन नेता थे, एक बहुत बड़ा जन उनके पीछे था, मास उनके पीछे था। और उनको लगा कि अगर ये कांग्रेस में बहुत तेजी से बढ़ा तो 46 के इलेक्शन के बाद, जो कि वो मूविंग कॉन्फ्रेंस के टिकट से जीते थे और वो कांग्रेस को चाहती थी कि आप हमारा प्लेस साइन कर लीजिए और हम आपको मंत्री देंगे, तो मंत्रालय देंगे। लेकिन अब्दुल कयूम अंसारी ने उसको इनकार कर दिया कि नहीं, हम जिस पार्टी के हैं हमारी अपनी पार्टी है। तो थोड़े से शॉर्ट में मैं बात कहता हूँ कि वो जो है उन्होंने अब्दुल कयूम अंसारी को से घबरा गए ये मौलाना आजाद की, अगर ये कांग्रेस में आ गया, ये मंत्री बन गया, तो कहीं ये हमारे जगह रिप्लेस न कर दे। तो इस तरह का, और उस वक्त कांग्रेस में या उस वक्त जितने भी बड़े नेता थे उसमें आप ये जान ले कि अब्दुल कयूम अंसारी बिल्कुल यंग और नौजवान थे, या आप उम्मीद नहीं कर सकते इतना यंग, नौजवान और डायनेमिक पर्सनालिटी थी। उसने बताया कि राजनीति करना पसमानदा को अब्दुल कयूम अंसारी ने सिखाया। इस पे लेके अलग से एक चर्चा हो सकती है। तो ये मैंने अपनी बात की। जी फाकिर साहब, ये भाई का क्या सवाल था? जी हाँ, गुलशन और मेरा भी सवाल है और उसी से रिलेटेड है, इसके इतिहास से, हिस्ट्री से, कि जब ये ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया जिसकी अक्सर बात चलती है 1950 में, दलितों के यानी SC ST अगर कानूनी भाषा में कहा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण है। तो इससे शेड्यूल कास्ट से मुसलमानों को अलग कर दिया गया। और तो उस समय में क्या इसको लेके आवाज नहीं उठी कि भाई ये तो गलत है, कि रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, दलित है, जो भी शेड्यूल कास्ट है, जैसे हलाल खोर है मुसलमान के अंदर, तो उसको भी शेड्यूल कास्ट के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए? देखिए, एक तो ये बात जो है नेशनल लेवल पे हुई, और पसमानदा आंदोलन क्योंकि पार्टीशन के बाद जो है इस तरह थोड़ा सा कमजोर भी हो गया था, और क्योंकि बहुत लोग उसमें कांग्रेस के साथ भी उनका टाई अप हो गया था, तो उस तरह से बहुत कोई जन आंदोलन इसके विरोध में नहीं किया। इसमें थोड़ा सा जो है वहाँ पे क्योंकि कांग्रेस में अशराफी हावी था, और पार्टीशन के बाद भी जो अशराफ मुस्लिम थे वही कांग्रेस में मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे
तो उन्होंने उसको किसी तरह से इसमें मौलाना आजाद बहुत आगे आ गए थे कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव छुआछूत हमारे यहाँ नहीं होती है। तो नेहरू ने उन्हीं की बात को सामने रखते हुए तो जो है इस पे एक अम्बेडकर ने एक बड़ा अपने अम्बेडकर स्पीक में उन्होंने कहा था, वो आरक्षण वाले मुद्दे से मैं उसको जोड़ना चाहूंगा कि जब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट का जब बहस हो रही थी उसमें, तो अम्बेडकर जाके मिले थे मौलाना आजाद से कि भाई मुसलमानों के जो आरक्षण का सवाल है, सॉरी मुसलमान आरक्षण किसको मिला था 1936 की जो आरक्षण की लिस्ट थी उसमें पसमानदा जो थे उन्हीं को आरक्षण मिला था। इवन जो बुनकर थे उनको भी 3 बड़े राज्यों में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिला था। 1936 की आप आरक्षण का लिस्ट देखेंगे, शेड्यूल जो देखेंगे उसमें आप पाएंगे। मौलाना आजाद से उन्होंने कहा कि भाई आप क्योंकि कांग्रेस के भी बड़े नेता है और माइनॉरिटी के भी हैं, तो आप कल इस बात को उठाइएगा तो मैं इसको एक प्रपोजल बना के इस पर डिबेट करा दूंगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था उसी एक्ट पे बहस होती थी, उसी को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, उसमें क्या संशोधन करना है। 2 साल 11 महीना तकरीबन 3 साल के आसपास एक बहस होकर संविधान हमारा निर्मित हुआ है। तो अम्बेडकर ने उसमें अम्बेडकर स्पीक्स वॉल्यूम 4 है शायद, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई दूसरे दिन ये मौलाना जो है उन्होंने मौलाना आजाद को कांग्रेस की कठपुतली साफ लिखा, पपेट ऑफ कांग्रेस, और बहुत ही अम्बेडकर हालांकि बहुत हार्श लफ्ज का यूज नहीं करते थे उनकी राइटिंग आप देखते, तो वहां उन्होंने बड़ा उसमें कहा कि ये कांग्रेस का कठपुतली जो है जाके नेहरू से रात में मिल गया और सुबह बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। और इस तरह से आप मेरे भाइयों, भाई क्या लफ्ज कहते हैं पसमानदा के लिए, भाई मुसलमानों, आप आरक्षण रूपी एक मजबूत हथियार से बन चुके हैं। जी जी। और एक सवाल इनका गुलशन जी का ये भी भाई है, हैं हमारे बहुत अजीज हैं। हाँ, जी। तो उनका ये भी सवाल है कि अभी हाल में प्रेजेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, दलित का दर्जा देना जरूरी है, उनका ये मानना है। तो ये इसके लिए क्या रणनीति है, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, और अशराफ से इस विषय पे क्या कोई टकराव है? तो टकराव तो ही अशराफ, क्या ये दलित वाला देने से अशराफ सहमत है? क्योंकि अशराफ को तो इससे कोई घाटा नहीं लगने जा रहा है, उनका शायद ये मानना होगा। जी। तो पूछ रहे हैं कि अशराफ से क्या टकराव मैं है इस सवाल का जवाब देने से पहले गुलशनौर भाई मेरे सहपाठी रहे हैं और इलाहाबाद के जमाने में हम लोगों ने बहुत वक्त साथ गुजारा है, और मैं बहुत खुश हूँ अंदर से कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझसे सवाल किया है, तो बड़ा एक अच्छा वक्त गुजरा है। मैं बहुत स्वाभाविक हूँ गुलशनौर भाई को लेके, और वो इस वक्त जो है राज्य सरकार में अधिकारी है, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। देखिए, जहां तक ओबीसी आरक्षण में और एसटी आरक्षण में तो पसमानदा आते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एसटी आरक्षण में भी पसमानदा आते हैं। इवन पसमानदा महाज के जो महासचिव हैं वकार अहमद जी, वो मुझे एक बार बता रहे थे कि अमिताभ कुंडू जो पोस्ट सचर कमेटी की रिव्यू के लिए बने, तो उन तक को नहीं पता था कि एसटी में मुसलमान भी आते हैं। तो बहरहाल, लेकिन जो एससी में ये कांग्रेस के अशराफ नेताओं जिनके लीडर मौलाना आजाद थे, उनकी वजह से जो है ये हमारा जो है, मैं इसके लिए नेहरू को नहीं, मौलाना आजाद और अशराफ जो कंपनी थी इसमें कांग्रेस को, उसको जिम्मेदार मानता हूँ। ये कहना कि जो है छूत छात नहीं है मुसलमानों में, आज भी हमको जातिगत मस्जिदें हैं, आज भी नट धोबी भक्तों मेहतर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते, तो वो उस वक्त भी था, आज भी था। बहरहाल, लेकिन अभी जो 341 और उसके जो धार्मिक प्रतिबंध की बात है, तो इसमें पसमानदा आंदोलन की बहुत दिनों से मांग रही है, हम इसकी मांग कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ अशराफ इधर थोड़ी सी दिलचस्पी लेने की वजह उसकी ये रही है कि वो इसमें थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम बनता है। अशराफ का शुरू से ये बड़ा अच्छा उसका हिंदू मुस्लिम पे बड़ा वो अपनी राजनीति करता है, इसी पे जिंदा है, इसी पे उसने पाकिस्तान भी लिया, इसी पे उसको कश्मीर भी चाहिए। तो इसलिए थोड़े से अशराफ को मैंने देखा है कि यहाँ 341 की बात करते हैं, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। अगर उनकी नीयत सही होती, देखिए चेक कर लेते हैं कि अशराफ की नीयत दलित मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए जो लड़ाई लड़ते, वो पसमानदा आंदोलन में आकर के यहाँ भी वो नेता बनना चाहते। अगर उसकी नीयत सही होती तो जो भी मुस्लिम संगठन है उसमें वो दलितों को आरक्षण दे सकते।
और ये देखे अपने अपने जो उनके क्या कहते हैं वो जो एनजीओज, लेकिन हाँ पर्सनल लॉ बोर्ड, वो तो पसमानदा ही को नहीं देते हैं, तो दलितों की तो मतलब पसमानदा एज होल नहीं देते हैं, तो उसमें जो पसमानदा दलित, मैं मुसलमान के लफ्ज इस्तेमाल करने से बचना चाहता हूँ, मैं पसमानदा दलित, पसमानदा आदिवासी और पसमानदा पिछड़ा कहता हूँ। तो और एक लखनऊ में भी जो है एक बड़ा सा बहुत बड़ा इस्लामिक वो है, वो फिरंगी महली चलाते हैं, बहुत बड़ी है। मतलब ये पहले अपने संगठनों में जो जिनको ये कहते हैं कि नहीं कलमा पढ़ लेने के बाद सारे भाई हो जाते हैं, उन भाइयों को जरा भागीदारी देके साबित करें कि वो सामाजिक न्याय में और इस्लाम में, अल्लाह के रसूल में और अल्लाह में उनका यकीन है। तो ये बिल्कुल नहीं, वो आके वो थोड़ा सा, और टकराव की जो बात कही गुलशनवर भाई ने, टकराव उनकी तरफ से है। पसमानदा ने हमेशा उनको भाई माना है, आज भी उनके पीछे हम नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें भाई नहीं माना। सर सैयद ने साफ लिखा है कि मुसलमान वो है जिसके खून से इब्राहिम की बुआ है। अब हम तो हिंदुस्तानी है, कोरी से कन्वर्ट हुए हैं, जो है मेहतर से कन्वर्ट हुए हैं, बंगी से कन्वर्ट हुए, तो हमारे अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली तो वो आएगी नहीं ना खुशबू। तो यह इन्होंने हमें मुसलमान समझा ही नहीं, आज भी बिल्कुल मुसलमान नहीं समझते हैं। ये जब वोट देना होता है तब हम इनके लिए मुसलमान है, इसलिए इन्होंने हमको कुरान पढ़ाया, ज़ालिकल किताब ला रहे वो ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हम जान ना पाए, हमको ऐसा एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया ताकि हम जनगणना में मुसलमान रहें, जब मारा मारी हो तो उसमें हमको आगे करते हैं, हिंदुओं से लड़ाने के लिए, भारत सरकार से लड़ाने के लिए, उसमें हम मुसलमान। और बाकी जहाँ तक उठने बैठने की, शादी ब्याह की बात है, और जहाँ पे सामाजिक बराबरी और रोजी रोटी की बात है, उसमें हम इनके लिए मुसलमान नहीं होते हैं। तो बिल्कुल पसमानदा आंदोलन लगातार इसकी बात कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट विभेद आप पाएंगे समाज के अंदर। हालांकि उसको ये ढांपते रहते कि नहीं सारे मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन कहने से नहीं होता, जब तक आप करके नहीं, अगर किसी को आप भाई कहते हैं तो फिर भाइयों की तरह बर्ताव भी उसके साथ करना। अगर आप अपने घर बांट रहे हैं तो उसको भी जगह देंगे, जब वो लोग कहेंगे हाँ उसने अपने भाई को दिया है। तो ये सब झूठ बात है, कहने की बात है, जज्बाती बातें हैं, उर्दू के नाम पे, मदरसा मस्जिद के नाम पे और इस सब नाम से ये वो करते रहते हैं। जी जो पसमानदा, बहुत शुक्रिया आपको पसमानदा आंदोलन के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अभी ये जब हम आगे बढ़ते हैं आसिम बिहारी की बात, तो जो हम देखते हैं कि जो पसमानदा आंदोलन है सिर्फ सियासत तक सीमित हो जाता है, जबकि हम मानते हैं कि सामाजिक न्याय का प्रॉब्लम है, सोशल जस्टिस है, तो इसका सामाजिक आयाम भी होना चाहिए समाज में बेदारी के लिए। जैसे कि बाकी कौम के लोग जो पसमानदा थे, जो बाकी पसमानदा हैं हिंदू वगैरह जिसको कहा जाता है, जबकि पसमानदा किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, सिर्फ वोट के लिए कोई रिलीजन से, तो उसमें गुलशन भाई लिख रहे हैं कि आपके उत्तर से मुतमईन है, संतुष्ट है, उनके तरफ से भी शुक्रिया आपको। तो मेरे बहुत अच्छे साथी हैं वो। हाँ, कि आप देखेंगे कि जैसे अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो इन लोगों ने सामाजिक जमीनी स्तर पर बड़ा एक सांस्कृतिक आंदोलन, भीम गीत किया, ठीक है, भीम के नाम पे गीत गाते हैं, उनके अपने शायर हैं, वो अपना गाना वाना गाते हैं सांस्कृतिक, और समाज में भी जाके, तो ये पूरा महदूद हो गया सिर्फ चुनाव लड़ने तक, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति से आगे क्यों। आसिम, जैसे आसिम बिहारी की बात लीजिए, तो उन्होंने सियासी नहीं लोगों को पढ़ाया, समाज तक गए, बेदारी लाने की कोशिश की। तो ये जो आसिम बिहारी के बाद इसका महदूद हो जाना, इसका क्या, कौन से वजह रही, और इसको कैसे। मैं उस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने। देखिए, मैं जो आपने भीम गीत की बात की, मरहबा सद आसिम बिहारी मरहबा करके, आसिम बिहारी पे भी बहुत से गीत लिखे गए हैं, लेकिन दबे कुचलों की बात कहाँ ऊपर आ पाती है। मैंने कई बार फेसबुक वगैरह पे भी लिखा है, तो आसिम बिहारी के बारे में भी गीत और नज़्म लिखी गई है, और उनके पीछे जो जाहिर सी बात है, जो समाज के लिए कुछ भी करता है तो समाज भी उसके पीछे होता है। एक शानदार नेतृत्व, एक शानदार नेता के तौर पर उनका रहा है, और एक उनका एक अपना स्टाइल था काम करने का, कि वो संगठन में दूसरे को आगे करते। अभी मैं खुर्शीद अनवर आफी साहब से मिला था, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और 85 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। तो वो बता रहे थे कि आसिम बिहारी के पास एक गठरी थी, वही उनकी पूरी दुनिया थी, काफी किताब उसी गठरी में बांध के फटी हुई सदरी थी, और हिंदुस्तान का, भारत कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ आसिम बिहारी गए नहीं, और बिल्कुल उनकी धुन सवार थी उनके ऊपर। बहरहाल, तो वो उनका एक स्टाइल था, उस संगठन में सबको आगे, इसीलिए आसिम बिहारी कभी जिस संगठन को बनाया उसके अध्यक्ष तक नहीं बने।
वो हमेशा पकड़ पकड़ के लाते कि चलो तुम अध्यक्ष बन जाओ, चलो तुम फलाने बन जाओ, चलो काम करो, समाज का काम करो, ऐसे ऐसे बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को। तो और एक बार एक कॉन्फ्रेंस तो मुझे तारीख नहीं याद आ रही है, उसमें लोग इतने बजीद हो गए कि नहीं, आसिम बिहारी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। तो इतना मजमा खराब हो गया, वहां भीड़ ने इतनी जबरदस्त इस बात की कही कि नहीं, आसिम बिहारी के अलावा कोई नहीं हुआ। तो फिर आसिम बिहारी को खड़े होकर बकायदा 2-2.5 घंटे तकरीर करना पड़ा और समझाना पड़ा लोगों को। उसके बाद भी लोग नहीं माने, तो आसिम बिहारी ने ना दिले खास्ता जिसको कहते हैं, जो वो नहीं चाहते, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जनरल सेक्रेटरी बन जाता हूँ, अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम लोग खामोश हो। तो एक उनका स्टाइल था। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए, जब बंटवारे के बाद जो है मुस्लिम आसिम बिहारी की मृत्यु हो जाती है 1953 के अंदर। और खैर मैं आसिम बिहारी वाला जिक्र छोड़ता हूँ। 1953 के बाद जब नेतृत्व जो है दूसरे लेवल के जो नेता थे, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस आसिम बिहारी के साथ जो और लोग थे, दूसरे जो लेवल के, जो इसलिए कि 1920 से अब 1950-55 का जमाना एक नई जनरेशन के हाथ में अब नेतृत्व था। उसने जो है सत्ता में भागीदार बनती है कांग्रेस पार्टी के साथ। और पहले तो जब 1946 के जो वो बनता है, उसमें एक बहुत अच्छी बात थी आंदोलन की, मैं कहता चलूँ आपसे। एक तरफ इसी आंदोलन का एक नौजवान अब्दुल करीम अंसारी 1946 के पार्टीशन के बाद, जो 47 के बाद जो सरकार बनती है बिहार के अंदर, उसमें मंत्री बनता है। और इसी आंदोलन से निकला सरदार लतीफुर रहमान नगमतिया साहब जो है नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। तो कांग्रेस में जब मर्ज होता है तो कांग्रेस का एक नेचर रहा है, कांग्रेस जो है खा जाने वाली पार्टी है, आंदोलन को खा जाती है, पार्टियों को खा जाती है। तो ये उसने भी, कांग्रेस ने बहुत खूबसूरती के साथ मोमिन कॉन्फ्रेंस की धार को कुंद किया। और बाज़ाब्ता एक मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो नेता थे उस वक्त जो है नेताओं ने एक रेजोल्यूशन पास करके अपना पॉलिटिकल विंग बंद कर दिया कि अब हम मोमिन कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिक्स में थी अब नहीं रहेगी, अब कांग्रेस के बैनर से ही हम पॉलिटिक्स करेंगे। कांग्रेस के बैनर से ही मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने MLA MP बनते रहे और भागीदार रहे। और लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन हमारा चलता रहे। लेकिन राजनीति में जो प्रमुख नेता थे वो खुलेआम राजनीति में चले जाते हैं, तो आंदोलन का जो सामाजिक नेचर था, सामाजिक आंदोलन और सांस्कृतिक जो नेतृत्व था वो कमजोर पड़ गया। और सारे लोग, आप समझते हैं कि जहाँ पावर होता है उसी की तरफ लोग जाते हैं। तो वो, और जब आदमी मंत्री बन जाएगा, राजनीतिक रहेगा, तो उसकी जिम्मेदारियां हो जाएगी, फिर समाज के लिए उस तरह से समय नहीं दे पाता है। तो धीरे धीरे वो सामाजिक आंदोलन सिकुड़ता चलता गया। और मोमिन कॉन्फ्रेंस उसके नेता ज़ियाउर रहमान अंसारी तो 1986 में भी कैबिनेट मंत्री बने थे। और उन्हें जो है, लेकिन वो राजनीतिकरण होने के साथ से सामाजिक आंदोलन सिकुड़ता चला गया। तो मोमिन कॉन्फ्रेंस आज भी आपको कम से कम मोमिन कॉन्फ्रेंस कई दसियों, 1 दर्जन मोमिन कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी। राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस, नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस, उत्तर मोमिन कॉन्फ्रेंस, दक्षिण मोमिन कॉन्फ्रेंस, तमाम तरह के मिल जाएगी। दूसरा, उस वक्त आसिम बिहारी के जाने के बाद एक सबसे बड़ी गलती हुई कांग्रेस में मर्ज करना। धीरे धीरे जो है, जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो बड़े नेता थे उस वक्त, अब देखिए कि अब्दुल करीम अंसारी ने कांग्रेस मुस्लिम फ्रंट बनाया, यानी कांग्रेस में जो मुसलमान है उनको लेकर कांग्रेस मुस्लिम फ्रंट बनाया। तो जब आप पसमानदा से मुस्लिम हो जाते हैं तो वहां एक दिक्कत होती है सारे मुसलमानों की बात करना। एक मंत्री की हैसियत से, एक पॉलिटिशियन की हैसियत से बेदाग शख्सियत थी अब्दुल करीम अंसारी। और उन्होंने सबको, मैंने मेरी उनकी साहबजादे से मुलाकात है, वो उनके दरवाजे पे जो भी जाता था, जिस पे जुल्म जाती होती थी, चाहे वो अशराफ, एक बार किसी ब्यूरोक्रेट से तो बिहार के अंदर उनको किसी ने बर्खास्त कर दिया था, वो अशराफ थे। लेकिन अब्दुल करीम अंसारी ने वहां पसमानदा अशराफ नहीं देखा, उनकी पजीराई की और कहा कि नहीं, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसके खिलाफ वो खड़े। तो कांग्रेस मुस्लिम फ्रंट बनने के बाद ये थोड़ा सा जो है अशराफ पसमानदा के विभेद में जो काम हो रहा था उसमें एक जो है धुंध पड़ने लगी। और धीरे धीरे जो वो था मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो पसमानदा आंदोलन से सिकुड़ते वो एक राजनीतिक और वो फिर वो मुस्लिम, और मतलब वो मुस्लिम के प्रतिनिधित्व माने जाने लगे।
पहले जो मंत्रालय में जगह मिली थी अब्दुल करीम अंसारी को, वो पसमानदा नाम पे मिला था कि नहीं ये मोमिन और ये जो दबी कुचले मुसलमान, उसके बाद में वो जो है मुसलमान। और ये अब्दुल करीम अंसारी का एक अपनी मेरिट थी, वो उपराष्ट्रपति के लिए उनका नाम चला था, जस्टिस हिदायतुल्लाह उस जगह बन गए थे। उसके बाद केंद्र में मंत्री बनने के लिए वो ललित नारायण मिश्रा जो जगन्नाथ मिश्रा के बड़े भाई थे, उनको बड़ा जोर, और वो जब इंदिरा गांधी से पूरी बात हो गई थी तो वहां भी उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनने के, पूरी अशराफ लाबी कांग्रेस में उनको मंत्री नहीं बनने देती। बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है दरोगा पांडे हो जाते उनकी जगह पे, हालांकि ललित नारायण मिश्रा उनका नाम लेके आए थे। अब पूरे बिहार में चर्चा था कि अब्दुल करीम अंसारी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अंदर अंदर खाने जो अशराफ थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने उनका पत्ता काटा, और वहां पे हर आदमी से कुछ न कुछ चूक होती है। तो ये मुस्लिम कांग्रेस मुस्लिम फ्रंट का बन जाना और पसमानदा थोड़ा सा मुस्लिम की तरफ एक बड़ा धोखा है। आप देखेंगे जो भी पसमानदा के लिए काम करता है वो जब उसका लेवल बन जाता है, एक सिस्टम है उनका ऑपरेशन का कि दबा के रखो, निकल जाए तो उसको अपना बना लो। कबीर के साथ भी लोगों ने यही किया, तो फिर उसको हिंदू ही साबित कर दिया कि ताकि वो कोई बात सिखवा सही है तो कबीर कहे तो आदमी के ना वो हमारे थे ही। बहरहाल तो मैंने देखा अब्दुल करीम अंसारी से, हो सके मैंने गलत एनालिसिस किया हो, गलत समझा, लेकिन अब्दुल करीम अंसारी से लेके एजाज अली से लेके अली अनवर तक को मैंने देखा है कि अशराफ इनको देखा देखे सारे मुस्लिम का नेता होने का धोखा देता है। इसलिए बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से एजाज अली अपने संगठन का नाम बदल के मुस्लिम मोर्चा कर लेते हैं, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कर लेते हैं। अली अनवर भी सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने लगते हैं पसमानदा छोड़ के, और जमात इस्लामी उनको अपना चीफ गेस्ट बना के बुलाती है। उस प्रोग्राम में हालांकि बहुत से पसमानदा कार्यकर्ता पहुंच गए थे और उन्होंने पसमानदा का सवाल पूछना शुरू किया अली अनवर से, तो मैंने देखा कि अली अनवर वहाँ बैकफुट पे आ गए हैं और लगे कि नहीं हमारे अंदर की समस्या है, मुस्लिम विद इन की समस्या करके उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक अशराफ के जाल है ये कि वो तो कहते हैं भाई आप तो बड़े हो गए, आप तो सबके नेता हैं, तो वो उस धार को कुंद कर देता है और इसीलिए मोमेंट कॉन्फ्रेंस की धार कुंद हो गई। अगर आसिफ बिहारी को ईश्वर ने और थोड़ा सा लंबा समय दिया होता तो ये आंदोलन और उरूज पे गया था। अंतरराष्ट्रीय लेवल का आंदोलन था ये, बर्मा में भी, फ्रांस, श्रीलंका में, नेपाल में, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का आंदोलन खड़ा किया था आसिफ बिहारी ने। अपनी गुर्बत में बीड़ी मजदूर थे वो, कोई पैसा उनके पास नहीं। एक बार कानपुर इलाहाबाद ये लखनऊ स्टेशन पे उतरे, उनको कानपुर जाना था, जेब में सिर्फ 1 रुपए थे और 3 दिन के भूखे थे वो। तो वो सोच रहे थे पैसे लेके कि मैं इसके लिए कानपुर का टिकट लूं कि कुछ खा लूं, लेकिन कुर्बान जाइए ऐसे नेताओं पे कि उन्होंने जो है टिकट लेना मुनासिब समझा, भूखे रह के फिर कानपुर पहुंचे, संगठन का वहां पे लोगों को जोड़ रखा था बात करना। जी। तो ये जो आसिम बिहारी का जज्बा है, जो कि इस्लाम में भी कुर्बानी का बड़ा अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, तो ये मुसलमान होते हुए भी जो अपने आप को चलिए पसमानदा से हट के मुसलमान मानना शुरू कर देते हैं, तो मुसलमान भी माने तो कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। तो कुर्बानी की जगह ये जो सत्ता लोलुपता, ये पावर के लिए इतना जो लालच आ जाता है, तो इसको कैसे दूर किया जाए, मतलब ये सबसे बड़ी बाधा मुझे पसमानदा आंदोलन लगती है। तो ये क्या ये इस कारण से है कि कोई तहजीब या कल्चरल कोई फ्रंट नहीं, जैसे बाकी आप देखेंगे कि जो संगठन है और जिनकी राजनीतिक पार्टी है तो उनका एक सांस्कृतिक संगठन भी होता है, पूरा एक परिवार, जैसे लोग बोलते हैं संघ परिवार। तो उसी तरह जो इसका जैसे बुद्धिजीवी वर्ग होने, मतलब पसमानदा आंदोलन के अंदर कोई भी संगठन है तो उसमें महिलाओं का एक प्रकोष्ठ होना चाहिए था, बुद्धिजीवियों का होना, जैसे बाकी संगठनों में आप देखेंगे कि हर मोर्चे के लोग वो, या कांसीराम को ही देखिए तो उन्होंने DS4 बनाया, कर्मचारियों के लिए बामसेफ बनाया, जगह जगह जो छात्रों के लिए भी देखिएगा तो हर पार्टी अपना ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है, तो CPM का अलग है, NUCI है, ABVP है, तो हर संगठन। तो ये जो पसमानदा के संगठन बने और संख्या इतनी कम नहीं है, जैसे कि दलितों का अपना एक छात्र संगठन बप्सा है जिसको मुसलमान को भी वो शामिल करता है, लेकिन उसमें वो पसमानदा को नहीं अलग से शामिल करता है, वो भी माइनॉरिटी की। इसलिए पसमानदा आंदोलन के बारे में एक कार्यक्रम और जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि भाई तुम मुस्लिम को एक मोनोलिथ मान लेते हो, हिंदू को नहीं मान रहे हो, तो ये गलत है। और उसमें सिर्फ पसमानदा को शामिल करना चाहिए जब तुम पसमानदा को अपना दल, और तमाम लोगों ने इस बात को उठाया भी था जब JNU का चुनाव हो रहा था। तो इस मामले में ये जो हमारा पसमानदा का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बनता है, इदारा बनता है,
तो उसका अपना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनता है, उसका अपना बुद्धिजीवी या महिला क्यों, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जी, आपने चूंकि कई एक सवाल है इस सवाल के अंदर, आपने कहा कि और ब्रांचेस क्यों नहीं होने चाहिए, तो ये काम आसिम बिहारी ने करके दिखाया है। मोमिन नौजवान सभा भी थी, एक अलग से स्काउट था मोमिन कॉन्फ्रेंस के पास, महिला विंग थी। मैं समझता हूँ दबे कुचे आंदोलन में ये नजीर पेश किया है, उदाहरण पेश किया था आसिम बिहारी ने महिला विंग बना के, जिसकी महिलाएं खेत में काम कर रही हैं, जिसकी महिलाएं जो है कपड़ा बुनने के काम कर रही हैं, जिसकी महिलाएं जो है सरों पे सब्जी लेके, गोश्त मीट लेके बेच रही, खटीक जो हमारे यहाँ होते हैं, और जो है तो वैसे मैं एक संगठन बनाया, और नौजवान संगठन भी था, जो और एक अलग स्काउट था, यानी मोमिन कॉन्फ्रेंस का कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था उसके स्काउट थे। ये आपने बहुत जमाने बाद कामसी राम ने किया, तो ये पहले आसिम बिहारी कर चुके हैं। और स्काउट का बकायदा ड्रेस होता था, उसकी अपनी एक ढोल होती थी, उसका एक म्यूजिक होता था। तो ये सारे काम आसिम बिहारी कर चुके हैं, बस उसी को हमको कंटिन्यू करना था। हमसे गलती क्या हुई राजनीति में जब हम जाते हैं? देखिए, जो आपने दूसरा सवाल किया कि राजनीति में जाने के बाद अब्दुल कयूम अंसारी, अबुल अहद मोहम्मद नूर, ये भी मंत्री थे बिहार में मोमिन कॉन्फ्रेंस के, और ये जोड़ी बहुत मशहूर भी थी। इन लोगों ने बहुत काम किया है समाज के लिए, और राजनीति इन्होंने, मतलब वो कहते हैं ना, स्वार्थी राजनीति इनकी नहीं है, अपने लिए कुछ राजनीति से जो भी किया इन्होंने समाज को दिया। और जब ये नेता चले जाते हैं तो राजनीतिक एतबार से भी जो पसमानदा को मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो गया। तो ये बड़ा, तो ये उस तरह के मायावती टाइप के जो नहीं है कि सब घर भर लिया वो भर लिया। आप देखेंगे कि अबुल अहद मोहम्मद नूर का घर जाके देख लीजिए, अब्दुल कयूम अंसारी का घर जाके देख लीजिए, आप उनकी संपत्ति देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ समाज पे लगाया है। गलती आदमी के समझ बूझ से होती, उसको लगता है कि ये काम करने से ज्यादा फायदा होगा। गलती इन लोगों से ये हुई कि अब जैसे मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर थे अब्दुल कयूम अंसारी, अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस में मंत्री भी थे, तो इन लोगों को ये करना चाहिए था कि जो राजनीति में है उसको या अध्यक्ष ही छोड़ देना चाहिए, अध्यक्ष किसी और को बना देना चाहिए। पार्टी की जो सामाजिक पद है इसको किसी दूसरे को देके सामाजिक, हमने बताया ना कि सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की धार कुंद हो गई, क्योंकि भाई मैं अध्यक्ष हूँ और मैं मंत्री भी हूँ, मंत्रालय देखूंगा कि सामाजिक काम देखूंगा, एक बड़ी गलती आप समझिए। तो ये एक मिस हुआ। वैसे अबुल अहद मोहम्मद नूर और समीउद्दीन साहब एमपी थे, ये अब्दुल कयूम अंसारी मंत्री थे, इन लोगों ने जो कारनामा किया है पसमानदा समाज के लिए, इसकी मैं समझता हूँ कि पूरे भारतीय इतिहास में इस तरह के बेदाग शख्सियत जो मंत्री रहते हुए भी पैदल साइकिल से चल रहा है, और जो कार्यस्थल पे मरता है शहीद, मैं समझता हूँ अब्दुल कयूम अंसारी, क्योंकि वो बाढ़ का दौरा करने गए थे, वहां पे उनको हार्ट अटैक हुआ, और ये अभी उस वक्त उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना जाना था। कभी उन्होंने अपने लिए लॉबिंग नहीं की थी, सारे कांग्रेस के दूसरे लोग लॉबिंग कर रहे थे कि नहीं अंसारी साहब को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो उस पे जब वो गए थे तो जब उनका हार्ट अटैक होता है तो अशराफ ने एक शेर भी पढ़ा था, मुझे शेर याद नहीं आया है कि कैसे मोटर का गाड़ी खुला और दूल्हा मर गया, इस तरह का एक शेर भी था, उस वक्त बहुत मशहूर हुआ था उनके मरने पे। ये इतनी घटिया लोग हैं ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि, तो वो गलती हुई, गलती हो गई, लेकिन इन लोगों ने अब्दुल अहद मोहम्मद नूर, अब्दुल कयूम अंसारी और भी जो बहुत बेदाग शख्सियत थी और बहुत निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की, इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी बात हम आते हैं कि एक नेचर था अब्दुल कयूम अंसारी के जाने के बाद, संगठन से किसी को अध्यक्ष बनाना चाहिए था, लेकिन वहां पे अध्यक्ष जयाउर रहमान अंसारी बनाए जाते हैं जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का मीन तक नहीं जानते थे, बस वो इसलिए कि वो चूंकि पसमानदा समाज के थे, उनके बाप भी एमएलए एमपी रह चुके थे, वो उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और उनको बनाया जाता है। तो उनको मोमिन कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ नहीं था कि भाई किस राज्य में मोमिन कॉन्फ्रेंस और कौन नेता, उनको नाम तक नहीं पता था। लेकिन जयाउर रहमान अंसारी की भी एक खासियत थी कि जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, यानी अशफाक हुसैन अंसारी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के पुराने आदमी थे, मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो मऊ के रहने वाले थे, इन लोगों का नाम भी चर्चा में आया था अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन बहरहाल नहीं बन सके क्योंकि वो मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे। अभी किसी ने कमेंट किया था कि सत्ता के आसपास थे, लेकिन वो समाज से, मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेताओं से अध्यक्ष चुनने में फिर गलती हुई कि उन्होंने जो है एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाया। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद भी जयाउर रहमान अंसारी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, और पसमानदा आंदोलन से और मोमिन आंदोलन से जो पुराने लोग उनको ला के बाकायदा पहली बार दिल्ली के अंदर दफ्तर बनी थी,
उससे पहले आसिम बिहारी के और अब्दुल करीम के अंसारी के जमाने में कोई पार्टी कार्यालय ही नहीं था, जमीन पे चल फिर के काम हो रहा था। लेकिन बदावता और उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से, और मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा दफ्तर आप दिल्ली में जाएंगे तो जहाँ पार्लियामेंट और जहाँ बड़े बड़े नेता मंत्री, तो वहीं पे उनको वो दफ्तर बना हुआ था। और वहां भी इन लोगों ने सब अशराफ के लिए भी खोल रखा था, जो कहीं का भी अशराफ जाता था, अशराफ नेता जाता था तो मुसलमान बताया ना, वो थोड़ा सा मोमिन से मुस्लिम का जो वो अशराफ तो सबके लिए दरवाजा खोल देना, और अशराफ घुस के धीरे धीरे उसको खा के खत्म किया। लेकिन देखिए ईश्वर को काम लेना होता है, दबे कुचले चूंकि इंसान को पैदा करता है तो इंसान की हिफाजत करना भी जानता है। तो वहीं देखिए 78 जब मोमिन कॉन्फ्रेंस धीरे धीरे उसका जो है पसमानदा नेचर खत्म हो रहा था, वो धुंध पड़ रहा था, तो शब्बीर अंसारी के नेतृत्व में महाराष्ट्र से एक आंदोलन उभर के आता है। शब्बीर अंसारी ने उस मुद्दा को जिंदा रखा, फिर बाद में एजाज अली ने, अब्दुल अंसारी ने, अली अनवर ने, और अभी वकार अहमद के पास वो नेतृत्व है जो अपना आंदोलन की लौ को जलाए हुए। दूसरी चीज आपने ये भी पूछा था कि अब कैसे किया जा सकता है। मौजूदा हाल में चूंकि पसमानदा आंदोलन बहुत कमजोर है, गिनती के लोग हैं और वो काम कर रहे हैं, तो अभी तो हम अपना मुख्य संगठन ही नहीं चला पा रहे। मुख्य संगठन में अभी मुझे लखनऊ की एक मीटिंग याद है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो हमारे भोजपुरी में हम लोग कहते हैं तकिया फेंकौल, जब अंताक्षरी कहते हैं तो तकिया फेंकते हैं ना, तो उसमें अध्यक्ष पद उत्तर प्रदेश ऐसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रदेश का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं था, सब तकिया फेंक रहे थे कि तू बन जा। तो हमारा जो मुख्य संगठन है उसी को हम पूरी तरह से ऑल इंडिया लेवल पे भी नहीं ले पाए हैं, बहुत कमजोर है। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप सब बुद्धिजीवियों से, भारतीय जनमानस से हम चाहेंगे कि वो हमारे लिए हमें सपोर्ट करें। और अभी हालांकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भी प्रभारी हैं और भी कई जगह के हम लोगों को जोड़ रहे हैं, और जब मुख्य संगठन हमारा मजबूती से बन जाएगा तो और भी संगठन की बात बनाते हैं। और नौजवान भी हमारे पास हैं, शिक्षित लोग भी हैं, छात्र भी हैं, महिलाएं भी हैं हमारे पास, लेकिन वो पूरी तरह से संगठन का ताना बना भी हमारी कमजोरी है। हम इसको अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, और ईश्वर महान ने चाहा तो हम एक मजबूत ताकत बनके, एक मजबूत संगठन बनके उभरेंगे। ये भी सवाल उठाया जाता है कि जो पसमानदा आंदोलन है ये उत्तर भारत का आंदोलन बन के रह गया, और जो केरल है, तमिलनाडु है, और बाकी जो आंध्र प्रदेश, जो दक्षिण भारत के, उनकी भागीदारी जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तो उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कि वहाँ के, क्योंकि वहाँ भी मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, तो ये क्या उर्दू वगैरह लैंग्वेज पे ज्यादा जोर देने के कारण, किस कारण से ऐसा है, और इसको कैसे समस्या का समाधान? मैं फिर थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। और आसिम बिहारी के जमाने में तो पूरा हिंदुस्तान, केरल तक में कॉन्फ्रेंस थे। नागपुर से लोग बिहार में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो मैं समझता हूँ 1931 या 1936 या 33 का कॉन्फ्रेंस था। वहां साइकिल से 11 लोग चले थे नागपुर से, और 7 लोग पहुंचे थे। 4 लोगों की तबीयत खराब हो गई रास्ते में। तो नागपुर से आने का मतलब कि साउथ इंडिया में हमारा आंदोलन था, तो ऐसा नहीं है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है, इसको चर्चे में लाना चाहिए कि साइकिल से कितना जज्बा रहा हो। नागपुर कहाँ है, वो पटना कहाँ है, आप अंदाजा लगे। आज आप जो है बस से और ट्रेन से जाने की हिम्मत न करेंगे, सोचेंगे यार फ्लाइट पकड़ो जल्दी जाओ। तो ये दूसरा, ये 75-76 के आसपास भी आंध्र प्रदेश से, देखिए मेरे ध्यान से नाम निकल गया, वो मंत्री थे, वो मोमिन कॉन्फ्रेंस के आंध्र प्रदेश के प्रभारी भी थे, और वो वहाँ पे कांग्रेस में मंत्री भी थे। क्योंकि कांग्रेस के साथ इन लोगों का एक आपस में वो था, तो सॉरी, तो आंध्र प्रदेश में थे। अब बात करते हैं मौजूदा हालत। ये हमारे मौजूदा हालत में भी हम हाथ पैर मारते हैं, लोग जुड़े भी हैं। और कभी याकूब बहुत बड़े हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा एक वो लिखा है, जो देखुला एक जाति होती है उससे आते हैं। लेकिन हमने बताया ना कि क्योंकि हम मेन संगठन और जो उसको हम उस तरह से प्रसार नहीं कर पाते हैं, उस तरह से आसिम बिहारी के स्टाइल में
चल फिर पाते हैं, न लिख पाते हैं, आंदोलन में बहुत कम लोग हैं। तो बेसिकली जो ज्यादातर आप देखेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग ही इसमें थोड़े से एक्टिव हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन वहां से भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं और समय समय पे लोग हमें मिलते भी हैं, बात भी होती है। लेकिन चूंकि आंदोलन की धार कमजोर है और संगठन कमजोर है हमारा, तो हम उस तरह से जोड़ के उस तरह से आवाज नहीं निकल पाते। अभी भी शब्बीर अंसारी जिंदा है और पूरे महाराष्ट्र से एक मजबूत आवाज है। तो आप पसमानदा आंदोलन को सिर्फ यूपी बिहार का नहीं कह सकते हैं, महाराष्ट्र में अभी भी वो जिंदा है और वो जो ऑल इंडिया ओबीसी करके उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ तेलंगाना प्रदेश तो भी वो, तेलंगाना के भी बहुत से इलाका जो विदर्भ वगैरह है उसमें भी उनका काम है बढ़िया। तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब के इलाके में भी है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही है कि उस तरह से साउथ इंडिया के लोग उस तरह से नहीं आ पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। मैं अपनी कमी को स्वीकार करता हूँ कि हमारे आंदोलन की कमी है और हम इस पर काम करेंगे और जल्दी इस सवाल का बहुत ही पॉजिटिव जवाब आपको देंगे अगर ईश्वर महान ने चाहा। तो मुझे ये बार बार सुनने को मिलता है, जब मैं इसका उत्तर कुछ हद तक मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये सवाल ये खड़ा किया जाता है कि भाई ये जो पसमानदा का आंदोलन है वो अंसारियों जुलाहों का आंदोलन बनकर आ गया। कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, आप परिचित होंगे। और इसका कारण तो ये जैसा कुदरती है कि जिसकी संख्या ज्यादा होगा तो एक लोकतंत्र में और एक जो जमहूरियत में जिसकी अक्सरियत होती है उसका आदमी आने का चांस ज्यादा रहता है। अगर बराबरी का भी माहौल हो तो उसमें ज्यादा चांस रहेगा जो 80% है या जिसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन फिर भी एक अकलियत जो होता है, माइनॉरिटी के अधिकारों को लेकर हम लोग लड़ते हैं, भी माइनॉरिटी है तो अपने भीतर जो माइनॉरिटी है यानी जुला की तुलना में जो अकलियत है, मंसूरी है, हलाल खोर है, तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसे सवाल प्राय उठे। तो इसमें दो मेरे सवाल हैं। एक कि ये आरोप क्या आंदोलन को दिग्भ्रमित करने के लिए, डिस्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं अशरफ की तरफ से भी फूट डालने के लिए, एक तो ये जो आरोप है वो कहाँ तक तथ्य है, और अगर ये तथ्य है, अगर मान, क्योंकि फिर में तथ्य होने पे ही मुझे संदेह है, शक है कि ये जो आरोप लगाया जाता है इसमें कुछ सच्चाई है, और अगर इसमें सच्चाई है, अगर है, तो इससे हालात से कैसे निपटा जा सकता है। बाकी लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए, बेदार करने के लिए कि उनका भी इतना ही हित है बाकी पसमानदा का, तो उसको कैसे। और ये तो बड़ा सुखद है कि पसमानदा लोग जिसको कहा जाता है वो बहुत अपने भीतर के ही दलित के लिए लड़ रहे हैं। हमेशा पसमानदा आंदोलन ने अपने भीतर के दलितों के लिए आवाज उठाया है। अब मैं बात कहूँ, जी जी देखिए ये तो जो ये अशराफ की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि वो मोमिन कॉन्फ्रेंस में जब चल रही थी तो उसको भी लीड करने वाले ज्यादातर कोई बिरादरी के थे, जिसको अंसारी आप कह दीजिए, और आसिम बिहारी ने सारे को जोड़ा था। भैया जी रशीदुद्दीन साहब जमात कुरैश के थे, और एक मैंने आर्टिकल मैंने उसको कंपाइल किया है, ये दास्तान भेदभाव के नाम से। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बार बनी थी तो उसने सारे मुसलमान उस वक्त संगठनों को जोड़ा था, लेकिन पसमानदा संगठनों को नहीं जोड़ा था। और आसिम बिहारी और भैया जी रशीदुद्दीन जो जमात कुरैश के थे एतराज किया, तो उन्होंने सब कहा कि नहीं आप एप्लीकेशन दीजिए संगठनों की तरफ से। तो आसिम बिहारी ने कहा कि आपने सारे अशराफ संगठनों से एप्लीकेशन लिया था कि हमसे मांग रहे हैं। तो वो सैयद साहब लगे आए बाएं करने। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, देखिए ये मुस्लिम लीग था, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था। तो खैर उन्होंने बहुत जोर दिया आसिम बिहारी ने, भैया जी रशीदुद्दीन जो कुरैशी बिरादरी से, गुजर बिरादरी जिसको हम कसाई कहते हैं, उसके बाद उन्होंने एक सब कमेटी बना के छोड़ दिया, और सब कमेटी में इन लोगों में से किसी को नहीं, किसी पसमानदा को नहीं कहा। अशराफ भी सब कमेटी में था, और उसने रिपोर्ट दी कि नहीं पसमानदा रजीलों को, बाकायदा रजील का लफ्ज मलेश के लिए आता है, उसका हिंदी में मलेश अर्थ होता है। इन रजीलों को, अरजाल को जो है इसमें जगह देने की जरूरत नहीं है, वरना जब हम कोई कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन करेंगे तो ये सतुआ प्याज लेके आगे बैठ जाएंगे, 3 दिन तक बैठे रहेंगे, आबादी भी ज्यादा और ये अपनी बात मनवा लेंगे, और हमारे लोग नफीस होते हैं, नहीं आते। ये तारीखी बात है, ये आर्टिकल लिखा गया है, आपको दास्तान भेदभाव के नाम से आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। तो ये अशराफ ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ भी यही चाल चली थी कि उसको अंसारी और मोमिन कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता इस धोखे में आ भी गए थे, और फिर अंसारियों को वहां सऊदी से जोड़ लेना, सऊदी अरबिया से, और उनका ये एक बार ये दांव चल चुका है। अब ये दोबारा दांव चला रहे हैं, तो अब दोबारा चलना नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको लेके पसमानदा आंदोलन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और मैं दलील के तौर पे, हमारा पसमानदा आंदोलन जो इस वक्त सर्वोच्च नेता हमारे हैं
महासचिव हमारे वकार अहमद, खुद वो अंसारी नहीं है। हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट के जो हैं मोहिउद्दीन साहब, वो भी अंसारी नहीं है। वो महिपाल या मछुआरा करके कोई एक जाति है, वो होती है। आंध्र प्रदेश से हमारे जो है फारूक साहब जो है दुधेकुला है। ये एक जो बड़ा नेतृत्व है। नंबर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बिहार से एक राइन साहब हैं जिन्होंने चूंकि रानी साहब वो तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, जी। और दर्जी बिरादरी से भी बहुत लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। अब आते हैं कि अंसारी क्यों ज्यादा है। देखिए, इस देश के अंदर अंग्रेजों के आने के बाद अशराफ की हुकूमत खत्म होती है, पूरा जुल्म ज्यादती का हुकूमत है। जहां अगर पसमानदा बहुजन पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो अशराफ की पूरी हुकूमत, मुगलों से लेके तुर्को, इब्राहिम लोदी, फलाना ठिकाने जितने लोग थे, वो ऑपरेशन का काल था। उसमें खुलेआम हमारा दोहन हुआ है बहुजन पसमानदा दोनों का। इसीलिए कबीर ने जो है बहुजन पसमानदा पे काम किया था। बहुजन वो उनकी हिंदू मुस्लिम एकता, ये जो अशराफ समझ ले उड़े कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, वो बहुजन पसमानदा एकता की बात करते हैं। बहरहाल उस पर कभी अगर मौका मिला तो बात रखी जाएगी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद थोड़ा सा बदलाव होता है और लोगों को जब जागरूकता आती है तो सबसे पहले 2 जातियों में जागरूकता आई, और दोनों जातियां एक लोग बताते हैं कि एक ही से निकली हुई हैं। वो थे एक चमार और दूसरा कोरी। देखिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में ये कोरी कहे जाते थे। बंगाल में आप जाएंगे तो उधर ताती कहे जाते थे। साउथ इंडिया में भी कुछ और कहे जाते थे। लेकिन अशराफ ने इनको जुल्हा कहा। जुल्हा फारसी का शब्द है। जुल्हा बुनकर के लिए जो यूज हुआ। अंग्रेज आए तो इसको जो है वीवर करने लगे हर बात। लेकिन और कोरी में बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ, यानी ये बहुत ज्यादा, इसीलिए जुल्हा का मतलब ही मुसलमान होता है। जबकि आपको राष्ट्रपति जी भी हमारे उससे आते हैं। लेकिन हाँ, जी। तो कोरी बेसिकली यह है कोरी, और ताती बंगाल में जहाँ जैसी भाषा रही उसे उस तरह से जाति का नाम रहा है। लेकिन अशराफ ने उसकी भाषा, सरकारी भाषा फारसी, उसने जुल्हा लफ्ज़ ही बहुत मशहूर हो गया। बाद में जमातुल मोमिनीन आसिफ जारी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला जिसने अशराफ टाइटल अंसारी पे कब्जा कर दिया। आज अंसारी का मतलब ही पसमानदा ही होता है। लोगों को सफाई देनी पड़ती कि नहीं हामिद अंसारी तो अपर क्लास है, वो अंसारी नहीं है। ये अशराफ टाइटल थी जिसको 1931 के जमातुल मोमिनीन के कॉन्फ्रेंस में अबू अता शाहजहांपुर के एक आलिम थे, जमातुल मोमिनीन के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि आज से बुनकर जो बिरादरी जो है वो शेख मोमिन शेख अंसारी लिखते गए अपने नाम के आगे। इसीलिए आप देखेंगे कि मोमिन का भी लफ्ज कुछ लोग टाइटल के तौर पर लिखते हैं। और उधर चमार का वर्ग था। ये आंदोलन को लेकर लीड करता है, ये हर जगह आगे बढ़ता है, उसको लीड करता है, उसके अंदर नेतृत्व आता है। तो एक जो ये परंपरा इन 2 बिरादरियों के अंदर आपको मिलेंगे। इसलिए देखेंगे उधर बहुजन आंदोलन भी आप देखेंगे तो चमार आपको ज्यादा मिलेंगे, इधर आपको कोरी ज्यादा मिलेंगे, जुलाहे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जहां तक पसमानदा आंदोलन की बात है, पसमानदा आंदोलन ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि हम जो है कोई अंसारीवाद हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अशराफ इस तरह का खेल खेल रहा है पीछे से। कुछ एलीट अंसारी जो है, मैं खुल के बात करता हूँ, उसको एजेंट की तौर पे, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ पसमानदा पे रिसर्च करने वाले भी हैं, कुछ IAS PCS भी हैं, और इसमें कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए। आजकल वो अशराफ तुष्टीकरण की नीति पे चल रहे हैं। वही मोमिन कॉन्फ्रेंस में गलती की थी, क्योंकि एक बार वो दांव अशराफ का चल चुका है तो दोबारा भी वही हथियार निकाल के लाए। लेकिन इस बार हम बहुत सजग हैं, और वो पहलवान का ये दांव चलने वाला नहीं है, उसका दांव हमने छोड़ रखा है। जब वो अखाड़े पे आएंगे तब उनको सीधी पटकनी मिलने वाली है, तो वो दाव खेले। लेकिन कुछ हमारे अंदर तो इस तरह के लोग हैं जो अशराफ एजेंट का काम कर रहे हैं, कुछ धोखे में है, कुछ को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसकी नीयत साफ है और वो उस अंसारीवाद के धोखे में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग बजाता एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और उस आंदोलन की धार, एक तो आंदोलन ऐसे हमारा कमजोर, उसको और कमजोर करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और आंदोलन बहुत खुशकिस्मत है कि उस वक्त वकार अहमद साहब के पास नेतृत्व है, जो उधर से रायनी साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं उस चीज को काट कर रहे हैं आंदोलन। लेकिन ये बात सही कि संख्या ज्यादा होने के बाद में, और चूंकि एक परंपरा चली आ रही है जागरूकता की, और बाय फॉल्ट उसके अंदर क्रांति की लौ है, चमार के अंदर, कोरी के अंदर, जुलाई के अंदर, तो वो आगे बढ़कर उसको लीड करता है। जी, एक सवाल गुलशन भाई का भी है कि दलित आंदोलन सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति लेकर चल रहा है, लेकिन उसका असल टकराव दक्षिण पंथ के साथ ही होना है।
एक विरोध की स्थिति है। मेरे लिहाज से पसमानदा को भी इस मोर्चे पर दक्षिण पंथ का विरोध करना ही होगा। अशराफ और पसमानदा इस बिंदु पर एक ही तरह की रणनीति का रास्ता अख्तियार करते हैं। मैं अपनी समान समझ से ऐसा समझता हूँ। पसमानदा विचारकी का इसमें क्या ख्याल है? तो इन्होंने ये सवाल किया है कि दक्षिण पंथ, तो जैसे कि पसमानदा तो दक्षिण और वाम में कोई फर्क ही नहीं करते। कांग्रेस ने ही मोमिन खान पर उसको खा गया था ना, जिसको हम लोग आजकल बड़ा सेंट्रिस्ट मध्यम मार्ग की पार्टी मानते हैं, दक्षिण पंथी नहीं मानते हैं। तो ये दक्षिण पंथ, ये जो पूरा प्रॉब्लमेटाइजेशन है और समस्या को इस तरह देखने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है। ये पूरा प्रॉब्लम को इस तरह देखने का जो प्रवृत्ति है, तो हम लोग अपने पसमानदा पर्सपेक्टिव को सब कुछ देखते हैं। तो एक पसमानदा पर्सपेक्टिव से ये जो दक्षिण पंथ सांप्रदायिकता ये सब का जो सवाल है, इसी कई दलित चिंतकों ने एक नया कंसेप्ट भी दिया कि पसमानदा सेक्युलरिज्म, बहुजन सेक्युलरिज्म। कि हमारा सेक्युलरिज्म वो जो है प्रेमचंद वाला, तुम ऐसा करो मेरे गैया को बजा लो, हम तुम्हारे मस्जिद में सुअर नहीं घुसने देंगे, एक दूसरे को खुश करने वाला और ये करने वाला। तो वो बोले कि नहीं, एक स्वाभाविक जो घुल मिल के पसमानदा और एक ही गांव में, देखिएगा मेरे एक दोस्त हैं दुसाध जाति से, पसवान जाति से, वो बताते हैं कि हम लोग को तो कभी फील ही नहीं हुआ, हम लोग एक साथ खेतों में काम करते हैं, तो एक सेक्युलरिज्म है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो इनका कहना है कि हम लोगों को भी इस मोर्चे पर लड़ना चाहिए, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो पसमानदा ही मारे जाते हैं, तो इसको कैसे हम लोग टैकल करें? गुलशनौर भाई से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, हम लोग बहुत साथ रहे हैं और बहुत ऐसे वक्त में साथ रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन भी एक चलता था कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको और मैं आपके मन से कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अच्छा सवाल है। देखिए, दक्षिण पंथ, वाम पंथ और मध्यम मार्ग जो भी है, क्योंकि हमारा आंदोलन का सीधा सा सीधा एक कंसेप्ट है जो हमारे समाज का जो हित है, उस हित को लिए। वो हित क्या है? मुख्य धारा में आना। अभी तो हम मुख्य धारा में है ही नहीं, ठीक है। शैक्षिक एतबार से, आर्थिक एतबार से, सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से हम जब मुख्य धारा में आ जाएंगे, उसके बाद हम दाहिनी तरफ हाथ सर झुका देंगे, अच्छा ये जो है वामपंथ है, फिर बाएं तरफ अच्छा ये दक्षिण पंथ, अच्छा ये बीच वाला, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना, कौन हमको सूट करता है कौन हमें सूट नहीं करता है। हम तो अभी अपनी विचारधारा बना रहे हैं और ये अभी बाद की चीज है। लेकिन अभी एक बात बिल्कुल ये साफ समझ लेना चाहिए कि हम अपने, हमारा जो हित है समाज का मुख्य धारा में आने का, उसको जो भी सपोर्ट करेगा हम उसका वेलकम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक पसमानदा के साथ दो आइडेंटिटी है, एक जो है पहचान, एक मुसलमान की पहचान है और एक पसमानदा पहचान है जो उसकी सामाजिक पहचान है। देखिए, हमें दो तरह का दंश झेलना होता है। हमें मुसलमान कह के भी मार दिया जाता है और हमें पसमानदा कह के मार दिया जाता है। लेकिन देखिए, दंगे में मुसलमान पसमानदा जो है कभी कभी मारा जाता है, और जब माहौल खराब होता है, अभी एक डिबेट में मैं बैठा था तो वहाँ मैंने इस बात का जवाब दिया था, तो जब माहौल खराब होता है, झगड़ा लड़ाई होती है, तो सगे भाई में भी झगड़ा होती है, सगा भाई सगे भाई को खून कर देता है, ठीक है। तो ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी की जो मार है, ये तो कभी कभी हमारे साथ है। जब दंगा फसाद होगा तो दलित बहुजन सारे मिलकर हमें मार देते हैं, वो भी हिंदू हो जाते हैं उस वक्त, हम भी उस वक्त मुसलमान हो जाते हैं, हम तो मुसलमान समझ के मॉब लिंचिंग में हमें मार दिया जाता है। मुसलमान होने के जितने नुकसान है इस देश के अंदर, वो सब पसमानदा 100% उठाता है, और मुसलमान होने के जितने फायदा है सब शराब उठाता है। पसमानदा और जो जाति के लोअर कास्ट होने के, तथाकथित छोटी जाति का होने का जो सारा नुकसान है वो हम डबल नुकसान उठाते आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि दंगे फसाद में, और ये ऑकेजनली होते हैं, कभी कभी होते हैं, माहौल खराब होता है तो हमारा पसमानदा ठेला लगा रहा है, सड़क के किनारे बैठ के जूता सी रहा हो तो मार दिया जाता है। लेकिन अशराफ का जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसका जो भेदभाव है, ये 24 घंटा हमारे साथ है। अशराफ हमें पल पल मारता है, हमेशा मारता है, हमारी भागीदारी काट के, हमारी बात खत्म, हमारी फटी हुई टोपी के हम दिखाता है, पसमानदा घरों की फोटो दिखाता है, नट की बस्ती दिखाता है, और इंग्लैंड अमेरिका से और गल्फ से पैसा लाके अपना हित साधता है। तो हमको अभी इस पे लड़ना है। और रहेगी बात सांप्रदायिकता की, तो ये देश जो है सांप्रदायिकता को लेकर सेंसिटाइज होगा तो वो खुद ही मसला हल हो जाएगा। तो लेकिन अभी जो हमारी जो प्रथम लड़ाई है, वो जात पात छुआछूत के खिलाफ
रोजी रोटी, समाजी बराबरी, सत्ता में हिस्सेदारी और इसको लेकर जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं वहाँ पे जो एनजीओज है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, अभी इंडो इस्लामिक बना है, भागीदारी की हमारी लड़ाई है राजनीति में भी और इन संगठनों में। तो हम तो डुअल उसको कहते हैं, दो तरह के दंश झेल रहे हैं। हमें मुसलमान समझ के मार दिया जाता है और हमें ये पसमानदा समझ के 3 दिन मारते थे डेली। जो जिस दिन पहले हमें वहां बचता है, जब एक साहब हमें मारते चले जा रहे हैं तो पहले हमें उससे बच लेना। बाहर एक साहब दूर खड़े, वो मारेंगे कि नहीं मारेंगे तो बात की बात है, पहले इनसे हम बच जाए फिर उसका इलाज करें। एक लेलिन मदूदी का भी सवाल आया है कि भाजपा फांसीवादी है तो पसमानदा उसके साथ क्यों जाना चाहिए। तो ये तो बदलता रहता है। एक जमाने में कांग्रेस को भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने फांसीवादी बोला था इंदिरा गांधी के टाइम में, और अभी भी कुछ जो धूर दक्षिणपंथी पार्टी, वामपंथी पार्टियां हैं जिसको फार लेफ्ट कहा जाता है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओविस्ट, वो कांग्रेस को भी फांसीवादी ही बोलते हैं। ये बड़ा प्रचलित शब्द हो गया, जिसको भी आपको बुरा कहना होता है फांसीवादी बोल दो, ये एक बड़ा प्रचलित, तो इसका कोई माई बाप नहीं है कि एक विपरीत कोई इसका डिफिनीशन हो। आजकल जिससे भी आपको नफरत है, कोई बेवफा निकल गया तो फांसीवादी हो गया। तो अब ये स्थिति आ चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने सवाल पूछा है कि पसमानदा को बीजेपी में क्यों जाना चाहिए। देखिए, जो मैंने अभी अशराफ के जो एजेंट हैं, जो हमारे समाज से उन्होंने एजेंट बना रखा है, और उन एजेंटों का भी पसमानदा के समर्थित करता हूँ। यही इल्जाम है कि ये भाजपाई हैं, संघ से पैसा लेके काम कर रहे हैं। तो ये जो इनका आरोप है, ये इनका जो सवाल है कि वो भाजपा के साथ क्यों जाना चाहते हैं। देखिए, हम बिल्कुल किसी के साथ न जाना चाहते, हमें बुला कौन रहा है, सवाल ये हमें पूछ कौन रहा है। भाई हमसे एक सवाल पूछा गया कि आप भागीदारी के बारे में जवाब दीजिए। हमने कहा भागीदारी का शब्द ही हमारे ऊपर सच्चा नहीं आता है। भागीदारी का शब्द तब सच्चा आएगा जब हमारी कहीं थोड़ी बड़ी बात तो है, हम तो उसमें है ही नहीं। हमें पूछ कौन रहा है कि हम जी हमारे महासचिव जी अगर ध्यान से सुना जाए तो पिछले वक्तव्य ने आपने इसका जवाब दे दिया था। पिछले बार जब आप आए थे तो आपने बताया था कि ये बीजेपी का जो आरोप लगता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी वही अशराफ संतुष्टिकरण है। चाहे वो अल्पसंख्यकों के मंत्री हो, नकवी वो भी है, या अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है रिजवी वो भी है। तो सारे अशराफ, और उसमें भी सैयद ज्यादातर, मतलब अगर देखा जाए उनके जो लीडरशिप में जो शामिल हुए बीजेपी में लोग जो बड़े पदों पे सिकंदर बख्श से लेके सारे, तो ज्यादातर लोग उसमें 90% अशरफ है। तो ये मानना कि चले गए, और जब भी मुलाकात वगैरह जो हमारे राजनाथ सिंह या सम्मानीय जो भी बीजेपी के लीडर हैं, तो भेंट मुलाकात भी उन्हीं अशराफ और सियाद सैयद वगैरह से ही करते, जो लखनऊ से फोटो आता है। तो ये तथ्य ही गलत है। मतलब ये तथ्यगत रूप से क्यों पूछने के पहले ये अभी जी मैं थोड़ा सा और बात करूंगा। अभी मोहन भागवत जी जो है राष्ट्रीय स्वयं के जो सर संचालक है, अभी अरशद मनी उनसे गए थे मिलने, खूब बैठ के चाय पिए। तो अभी तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम है। अगर हमको किसी ने देख लिया उनके साथ तो वो काफिर घोषित कर देंगे। बहरहाल देखिए, पहले सवाल कि हमें बुला कौन रहा है, जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये तो तब होता है जब हमें इन्विटेशन आता है, तब आप पूछते हैं कि भैया आप वहाँ शादी में आपको जाना है कि नहीं, या तो बोला वही नहीं है, जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, पूरा भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे अशराफ का तुष्टीकरण हो रहा है, एकदम खुलेआम। देखिए, मौलाना आजाद जब कांग्रेस का वक्त था तो मौलाना आजाद वहाँ अपना सत्ता वर्चस्व अशराफ को मेंटेन कर रहे थे। उन्हीं की पोती है, उनके भाई की पोती है नजमा हेपतुल्ला। जब थोड़ा सा देखा कि कांग्रेस का हिसाब हुआ तो भाजपा में कूद गई, भाजपा में मंत्री बनी, और अब राज्यपाल भी हैं। अब उनके जो दामाद हैं उत्तर प्रदेश में कि मुसलमानों को कोई मंत्री नहीं, मुसलमानों को कोई भागीदारी नहीं है, तुरंत सैयद साहब मंत्री बन जाते हैं। तो भाजपा भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस कर रही है। तुष्टीकरण, ये एक अजीब विडंबना इस देश के अंदर। भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध की राजनीति करके सत्ता में आई, और फिर वही मुस्लिम तुष्टीकरण यानी अशराफ तुष्टीकरण हो रहा है। तो ये एकदम खुलेआम है। ये सवाल अशराफ क्योंकि बार बार पसमानदा के जहर में डाल रहा है कि भैया ये पूछो, ये देखो भाजपाई है, इसके फोटो के साथ तो देखो भाजपा के मंत्री का फोटो लगा हुआ है, असली भाजपाई है ये, ठीक है। अपने दिन भर फोटो खिंचाते रहते हैं, अपने मंत्री बना हुआ है, उससे सवाल नहीं पूछ रहा है कि तुम सैयद हो के, अल्लाह के रसूल के घर वाले हो के क्यों फासिस्ट के साथ हो, ये उससे नहीं पूछता है। पहले भैया अपने जाके पूछो कि तुम अल्लाह के रसूल के घर वाले हो
क्यों जाके वो फासिस्ट जो मुसलमानों को मारने की बात करता है, जिसने मस्जिद तोड़ दी, उसके साथ तुम बैठ के जाके मंत्री बने? तो ये एकदम झूठ बात है। अब इसका भेद खुल चुका है, लोग समझ जा रहे हैं। जैसे आप किसी को भाजपाई कहेंगे, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, तो लोग समझ जाते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना है। ये बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू ओबीसी को, हिंदू दलित को, हिंदू आदिवासियों को सत्ता शासन में भागीदारी दे रही है, अगर वो पसमानदा को भी भागीदारी देगी तो पसमानदा को जरूर जाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शासन प्रशासन में कोई भागीदारी दे, हमारी लड़ाई जब भागीदारी की है तो एक बात मैं इस्लामिक हिस्ट्री से कह देना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल ने यहूदियों के साथ, यानी उन्होंने अपनी जाति के लोगों के खिलाफ, जो उन्हीं कुरैश जात के शेख सैयद है, इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान ये सब मुसलमान होने से पहले भी शेख सैयदों ने किया है, कुरैश ने, और मुसलमान होने के बाद भी इन्होंने इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान किया। मैं बात खुल गई तो मैं कहता चलूं कि जब खिलाफत के लिए लड़ाई चल रही थी बनु हाशिम में, बनु उमैया में, यानी एक तरफ अली एक तरफ माविया, तो ये वहां कुछ मुसलमानों ने देखा, कुछ सहाबा ने देखा कि ये बात बहुत गलत हो रही है, ये लोग जो है जाति को लड़ाई बना के खिलाफत का दावा करें कि मैं मोहम्मद के वंशावली से करीब हूं तो मेरा खलीफा जा। उन्होंने कहा कि कुरैश के खिलाफत का इनकार किया कि कुरैश खलीफा नहीं होगा, खलीफा कुरैश से बाहर का होगा, तो वो उसको खारजी कहते हैं। उनको इन लोगों ने खारजी करके बाहर कर दिया, तो वो एक आंदोलन चलाया उन सबों ने कि नहीं, कुरैश खलीफा होगा ही नहीं, क्योंकि कुरैश मारामारी कर रहे हैं। इनका पहले का भी इतिहास मारामारी का था, आज का भी मारामारी है। तो उन कुरैश के खिलाफ जो अल्लाह के रसूल खुद उसी में पैदा हुए थे, तो उन्होंने यहूदियों के साथ समझौता किया मदीना आने के बाद, और उन्हीं यहूदियों के साथ फिर बाद में मुसलमानों की लड़ाई है। बहुत सी आपको हदीसें मिल जाएंगी, यहूदी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। बहरहाल तो यहूदियों के साथ करके जो मक्का में जो इस्टेब्लिशमेंट था इस्लाम का, जहां से इस्लाम फैला अल्लाह के रसूल के नेतृत्व में, आपको बच्चे समझिए, वो उसमें यहूदियों के साथ जो सुलह हुई थी उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वरना अगर यहूदी इनके खिलाफ हो जाते हैं, उधर से कुरैश के खिलाफ होते, तो ये फिर एक, भाई अल्लाह को तो ये दीन लेके चलना था, ईश्वर महान को वो एस्टेब्लिश करना था, कोई और रास्ता निकाला। लेकिन आप देखेंगे उसको ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में, तो यहूदी अगर न खामोश हुए होते तो कुरैश इधर से आ रहे थे, तो कुरैश को इन्होंने मैनेज किया अल्लाह के रसूल। तो ये हिकमत अमली होती है, स्ट्रेटजी होती है कि कब क्या किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है। मेन सर्वोपरि सबसे होता है समाज का हित, और पसमानदा का हित है मुख्यधारा में आना। और मुख्यधारा भी छोड़ दीजिए, हमारा तो सबसे पहला मैंने अपने जीवन का टारगेट बनाया है कि पसमानदा विमर्श को, पसमानदा के दुख दर्द की बातचीत को मुख्यधारा की बातचीत बनाना, ये मैंने अपने जीवन का उद्देश्य रखा है कि मुख्यधारा की बात हो जाए। जैसे दलितों की बात होती है, दलित महिला का रेप होता है, लोग कैंडल मार्च निकले, कभी आपने सुना है पसमानदा महिला का रेप? रिपोर्ट नहीं होता है, हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम जाके थाने में रिपोर्ट कराएं। तो हम तो ये मकसद है कि कम से कम हमारा विमर्श मुख्यधारा का है, फिर हम बाद में राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर विंग करते रहेंगे जब हम इस लायक हो जाए। हम तो इस लायक ही नहीं है। जी जी, एक सवाल है, ये सवाल अक्सर उठाया जाता है, ये कोई पसमानदा दलित बहुजन सबसे सवाल उठाया जाता है, और सवर्ण महिलाओं ने भी भाई दलित पैट्रियार्की वगैरह का भी आविष्कार किया हुआ है कि भाई दलित मर्द भी बड़ा वो मर्दवादी अपनी औरतों को मारता पीटता है। तो इसी तरह का एक सवाल है जो पूछते हैं लोग कि, और देखिएगा कि पसमानदा आजाद नहीं है, तो पसमानदा भी उसी संस्कृति को अपनाता है जो उसको अशराफ फॉलो करता है। यानी अगर वो उसके सोसाइटी में औरतों का भागीदारी नहीं है तो हमारे यहाँ भी भागीदारी नहीं है। हालांकि ये गलत बात है, काम काज और श्रम में तो भागी, लेकिन जब ये हम बिल्कुल सही हो जाते हैं तो वहां पर भागीदारी, या जो अगर ये हम लोगों ने पसमानदा महाज बनाया है तो उसमें कितनी औरतें हैं, तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा कि भाई औरतें कम है। तो इसमें पसमानदा आंदोलन महिलाओं की समस्या और भागीदारी पर क्या राय रखता है, और ये राय रखने का तो सबको, ये कोई थोड़ी बोलेगा कि नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं मान के चलता हूँ कि भाई उनकी 50-50 भागीदारी होनी चाहिए। और मुसलमान के तौर पर भी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का कितना ऊंचा मकाम था, तो लेकिन इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए। तो आदर्श सब लोग मानना, हमको नहीं लगता है कि इस पर कोई विवाद खड़ा करेगा कोई भी पसमानदा व्यक्ति जो डेमोक्रेसी न्याय वगैरह के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो औरतों के न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे। तो ये तो हम लोग मानेंगे ही कि उनको न्याय भागीदारी उनकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे हो, इन्हीं के सवाल को आगे, लेलिन के सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वक्त जो है
पूरे इस देश के अंदर, भारत देश में, मैं क्या समझता पूरी दुनिया में इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब जो है हमारे महासचिव वकार अहमद साहब के पास। वो इसका जवाब बहुत बेहतरीन अंदाज में देते हैं और मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य कि वो आज यहाँ नहीं है, अगर इस डिबेट में होते तो इसका बहुत अच्छा वो जवाब देते और वो उनका जवाब सुनने लायक है। फिर भी उनकी अनुपस्थिति में मैं जो है अपने जो भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में प्रथम पसमानदा आंदोलन जब करते चल रहा था, उसने महिलाओं की भागीदारी दिया, महिला संगठन बनाया, बाकायदा स्कूल कॉलेज खोले। हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है इस मामले में। आप समझिए कि उस वक्त जितने भी दलित संगठन रहे होंगे, किसी के पास महिला विंग नहीं था। ये पसमानदा आंदोलन था जिसके पास महिला विंग थी। ये पसमानदा आंदोलन था जिसने महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। तो हम ये आज से 80 साल पहले कर चुके हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम अपने इतिहास के बराबर भी अपने वर्तमान में नहीं है, पहली चीज। दूसरी जो कहते हैं, देखिए जो पसमानदा महिलाएं हैं, देखिए जब हम पसमानदा शब्द कहते हैं ना, तो आप बहुजन भी समझ लिया करें। किसी धर्म के, भाई एक ही है, किसी कोई उस धर्म में गया, कोई बौद्ध है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो बहुजन पसमानदा की हम बात करते हैं, तो ये कांधे से कांधा मिला के आजकल ये जो बात चल रही है कि औरतों को भी भागीदारी होनी चाहिए, औरतें भी जॉब करनी चाहिए, औरत मर्द एक साथ काम करना चाहिए, ये हमारे यहाँ सदियों से होता चला है। हमारे यहाँ जो है बुनकर की औरत उसका साथ देती है, हमारे यहाँ जो सब्जी फरोश है उसकी औरत उसके साथ जो ठेला लगा के फल बेचती है। यानी हमारे यहाँ जो भी काम है परिवार पालने का, सारा मर्द औरत एक साथ करते हैं। हमारे यहाँ की औरतें आज भी भले पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत ही जो है इस मामले में बहुत उनका एम्पावरमेंट है, वो मर्दों के बिल्कुल बराबर होती है। इसीलिए हमारे देखिए कि हमारे यहाँ पसमानदा में तलाक होने की वजह ये भी होती है कि चूंकि एकदम बराबर है। अशराफ की तरह है कि अशराफ की औरत एकदम नीचे दबा के रखी हुई है, जो है तो उसको नौकर काम कर रही है, जो है वो एकदम बराबर है। इसलिए क्योंकि वो भी श्रम कर रही है, वो भी कमा रही है, एक साथ कांधे से कांधा मिला के परिवार हमारा चलता है। महिलाएं हमारे यहाँ बिल्कुल 100% बराबर है। जब से अशराफ कल्चर आने लगा है ना, हमारे यहाँ महिला पुरुष में अंदर वो होने लगा, ये अशराफ कल्चर आ रहा है। ये तबलीगी जमात वाले, जमात इस्लामी वाले हमारी औरतों को, महिलाओं को निकाब पहनने लगे। हमारी औरतें कभी, अब दूसरे घर में जाके काम करना है तो निकाब पहन के हम काम करेंगे, हमें खेत में जाके काम करना है तो निकाब पहन के हम काम करेंगे, हमें जुलाई की ढरकी भरनी है तो निकाब हम कहाँ से पहन पाएंगे, हमें दौड़ दौड़ के काम करना है, तो पायतानना है, पायतान जैसे एक लेके पीछे पीछे चलते वो धागा पूरा बंधता है। जो भी श्रम का काम है उसमें अपने काम पहन ही नहीं सकते। तो ये बाद में ये अशराफ कल्चर ने, अशराफ ने भी अपने सत्ता वर्चस्व में, जब इनका अशराफ शासन काल था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद थोड़ा सा माहौल बदला है, तो इन्होंने भी जो है पूरे पसमानदा को अपने वो करने के लिए कि नहीं निकाब पहनना बहुत अच्छी बात है, ये है। हमने कहा कभी अल्लाह के रसूल के जमाने में किसी ने निकाब पहना हो, एक अलग से धार्मिक बहस हो जाएगी, तो उस पर भी हम उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, एक अलग से उसे बहस की जा सकती है। तो ये तबलीगी जमात ने इन्हें औरत बाहर नहीं जानी चाहिए, ये जो अशराफ की देन है, ये अशराफ अपनी बुराई हमारे ऊपर लाद रहा है, चूंकि पसमानदा उसका फॉलोअर होता है। वरना हमारे यहाँ की औरतें आजाद हैं, अपना शादी ब्याह से लेकर अपना डिसीजन वो अलग रखती है, और बाकायदा देखा पड़ता है कि उसका शौहर जिससे शादी होने वाली वो कितना काम करता है, वो काम कर लेता है कि नहीं। और बहुत सी पसमानदा औरतें आपको ऐसी मिलेंगी, हर तीसरे घर में, हर चौथे घर में ऐसी पसमानदा महिलाएं हैं जो पूरा का पूरा परिवार चलाती है। किसी का हस्बैंड अपाइज है, किसी का हस्बैंड कमाता नहीं है। आप हिंदुस्तान भारतवर्ष में चल फिर के देख, हर चौथे घर में एक महिला ने पूरे परिवार को डाल रखा था। हमारे यहाँ की महिलाएं हमारे यहाँ की पुरुषों से भी ज्यादा मजबूत है, मानसिक एतबार से बहुत वो मजबूत है। हमने अपनी माँ को देखा है, हमारी माँ जिस परिवेश से आई और जिस परिवेश में थी, एक टीचर के साथ उसकी शादी हुई और एक बहुत धड़ाधड़ घर से थी, जिस हिसाब से उसने परिवार को पाला है, किसी अशराफ की औरत के बस का नहीं है। वो तुरंत भाग गई होती पैर पटक के, भैया हमारे, उसको तो नौकर चाहिए। अशराफ की औरतें खा के मोटी हुई रहती है, टीवी देखती रहती है, और ये कल्चर हमारे अंदर भी आ रहा है। हमको इससे अपने को फिल्टर कर लेना है। जबकि पसमानदा की औरतें मेहनती होती हैं, अपने बाल बच्चे के लिए आगे करती हैं। आपने देखा कि हमने हर तीसरे चौथे घर में महिला जो है परिवार पाल रही है। और हमारे यहाँ भोजपुरी की कहावत है पसमानदा घरों में, बहुजन घरों में, कि बिना घरनी के घर ना। ये अशराफ की कहावत नहीं है। अशराफ तो अपने ऐश ऐश के लिए घर में भी है, बाहर उसकी तवायफ गा रही है, वो साहब उमराव जहान आ रही हैं, गा रही हैं, उनके सारा वो भी चल रहा है ना, तो सब कुछ चला। और उनकी औरतें तो इस मामले में इसलिए कि अपने शौहरों का यासी करने खुलेआम इजाजत देती है। पसमानदा घरों में ये नहीं होता कि भैया साथ काम करना, साथ परिवार पालना, सब कुछ सुख दुख साथ का है।
तो हमारे यहाँ इक्वलिटी बहुत पहले से है, और ये भारत मूल निवासियों की खूबसूरती है, मूल निवासी हमारा कल्चर है, चाहे बहुजन है चाहे पसमानदा। जी आकिब साहब। ये आपने सही कहा कि जो मुआशरा है, समाज है, उसमें दोनों भागीदारी से हैं और दोनों साथ रहते हैं। लेकिन ना जो इदारे हैं, जब कोई संगठन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ वैसी भागीदारी नहीं देखी वो जाती। तो मैं क्या बाद में ये भूल इस गया। कारण से है कि हम लोग भी जब संगठन बनाते हैं तो वही अशराफ के ही मॉडल पे बना लेते हैं, उनके मॉडल में औरतों की जगह नहीं है, तो हमारे मॉडल में भी तो अपना मॉडल एक डेवलप करने की जरूरत मुझे लगता है कि ऐसा है। लेकिन इस सवाल को ज्यादा तुल न देते हुए एक और मैं इस पे एक बात कह दूं। एक बात देखिए, हम जो पसमानदा संगठन में, आपने बिल्कुल कहा कि अशराफ की स्टाइल में नहीं, हमारे संगठन वैसे होने चाहिए जैसे हमारा घर है, हमारा समाज है, कि वहाँ औरत मर्द एक साथ पा रहे हैं, उसी तरह हम संगठन में भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जी अब अगला सवाल। हाँ, अगला सवाल ये था, इसी के साथ हम लोग इसको विल कॉल इट अ डे, कि जैसे दलितों ने आंदोलन किया और दलितों का बड़ा आंदोलन, तो वहां से कि सियासत से एक अब अदबी आंदोलन भी जन्म हुआ, उसका तहरीक सियासत तक महदूद नहीं होके, लिमिटेड नहीं होके, उसे देखिए एक दलित साहित्य, पूरा एक पैरेलल दलित साहित्य खड़ा कर दिया। आज इग्नू के पूरे कोर्स में एक वो चल रहा है, या पूरा वो उनका अपना एक पैरेलल, अब उनको मुख्य धारा के साहित्य से नहीं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में कि भाई तुम नहीं बोले तो हम अपना लिखेंगे। तो ऐसा ही एक पसमानदा साहित्य, जो पसमानदा अपना जीवन खुद लिखे, अदब के, आज भी वही शेरो शायरी रेख्ता में जाता है। हमारे जितने अंसारी दोस्त लोग हैं, मंसूरी दोस्त बोले चलिए रेख्ता में चलते हैं, उनका अपना पैरेलल नहीं, वो जो शेरो शायरी शेर वही मिर्जा गालिब, वही अशराफी, तो कोई एक पैरेलल अदब, एक लिटरेरी वर्ड जैसे दलितों ने खड़ा कर लिया, तो पसमानदा क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा? इसको खड़ा करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए, पसमानदा बिल्कुल कर रहा है। पहले तो आप समझ लीजिए कि हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, नोटिस नहीं हो रहा है। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ हमारे यहाँ एक से एक पसमानदा शायर है, और उसने पसमानदा मसाइल पे शायरी की है, गुर्बत पे शायरी की है। हम इस वक्त रफ़ी यूसुफपुरी, मुझे बहुत फख्र है कि मैं उस कस्बे से ताल्लुक हूँ। रफ़ी यूसुफपुरी की पूरी शायरी, आप उसको पसमानदा लिटरेचर कहते हैं, दबे कुचले की शायरी है। खाने को भीख, रहने को फुटपाथ मकान है, सड़कों पे सिवा खेल का मैदान कहाँ है, और राह के मुसाफिर बूटों से न रौद, राह के मुसाफिर बूटों से न रौद, मेरी नजर में मेरा बच्चा भी शाहजहां है। ये रफ़ी यूसुफपुरी का जो नाई सलमानी बिरादरी थे, जिस बिरादरी से सिंगर रफ़ी साहब थे, सैफी सलेमपुरी हमारे यहाँ जो बुनकर बिरादरी से, पूरी बिरादरी से, उनका शेर है। मैं आता हूँ जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, पब्लिश नहीं हो पाया है। और देखिए, मैं आपकी जी कि यह शेर भी जाति कास्ट के, पसमानदा के जुल्हा होने के प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है। ये कम्युनिस्ट टाइप का हमको शेर लगा, जो गरीबी अमीरी के वो बाइनरी में, तो वैसे मतलब हो सकता है मेरी जानकारी नहीं है, तो आपसे मैं जानकारी चाहता हूँ जो कास्ट के मुद्दे पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश के एक शायर का आपने चर्चा किया, जिन्होंने खुलेआम जुल्हा और जो अपना पसमानदा के मूल्य पर साफ साफ लिखा कि तुमको बुरी लगती है। बोरे वाले ने भी लिखा है, बोरे वाले ने, हाँ, बोरे वाला। तो ऐसा कोई हमारे इसमें जो नहीं, बहुत लोगों ने लिखा। हाँ, नहीं, हिंदी पट्टी में मैंने अपने कस्बे का जिक्र किया, बहुत लोगों ने लिखा है, और लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि वो पब्लिश भी नहीं हो पाता है, और चूंकि उस तरह से सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, और जिस तरह से दलित साहित्य की आपने बात की, उस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है उसको प्रमोट करने का, उसको इस्टेब्लिश करने का, कि भाई ये दलित साहित्य है, भाई ये पसमानदा शायरी है। अगर हमारे यहाँ कोई शेर पढ़ रहा है, अगर आपने कहा वाह वाह बहुत जबरदस्त पसमानदा शेर है, महफिल में से उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे आप जो है। हालांकि मैं बहुत कहता हूँ कि आपने बिल्कुल, और मैं खुद साहित्य में मेरी बड़ी दिलचस्पी रही है, खासतौर से उर्दू अदब का मैं बहुत शौकीन रहा हूँ, उर्दू अदब पे बहुत पढ़ता लिखता रहता हूँ मैं, और मैंने जितने शोरा मिलते हैं, उदबा मिलते हैं, जो साहित्यकार हैं, जो पसमानदा समाज से, उनसे बराबर इंसिस्ट करता हूँ इस पे लिखने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि दलित साहित्य की तरह और दलित आंदोलन की तरह हमारा आंदोलन भी तो नहीं है।
तो हर जगह हम हाँ जी पिछड़े जी। हैं। पसमानदा, हमारा नाम ही पसमानदा है। पसमानदा का मतलब उर्दू भाषा का शब्द जिसका मतलब जब पीछे हो गए। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस तरह के सवाल आने चाहिए, और मैं फिर यहाँ अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, अपनी कमी मानता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। हम इसका भी बहुत अच्छा, आपके सवाल का फिर हम इसको लेके आएंगे, और हम एक दलित साहित्य की तरफ पसमानदा साहित्य भी हाँ, जरूर जाते वजूद में जाते आएगा। जी। जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी जानकारी में, मेरी जानकारी में नहीं है, बड़ी सीमित है मेरी जानकारी, कि कोई जानकारी, कोई पसमानदा द्वारा लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी, जैसे बड़ी आत्मकथा अपना ये आप बीती लिखा दलित लोगों ने कि मेरे साथ ये हुआ, उससे बड़ी जागरूकता बेदारी आई। जी। तो पसमानदा ने भी कोई ऑटोबायोग्राफी या आप बीती अपनी लिखी है? और एक इसी के साथ एक और सवाल है कि अगर हम एक पसमानदा मुशायरा का आयोजन करें तो ये कैसा देखिए, ये मुशायरे वाली बात वही अशराफिकल सिस्टम हो गया। आप रहेगा? समझ रहे हैं, हमें जी तवायफ नहीं नचाना है, मुशायरा नहीं कराना है। आप जी समझ जी रहे हैं। जी जी हाँ, संगोष्ठी हम कर सकते हैं। जी जी जी। एक एक शब्द होता है ना, शब्द के माने ही बदल जाते हैं। आपने हाँ, देखा मैंने मुशायरा, बोला। आपने हाँ कहा जो है महफिल, महफिल में तवायफ नाचती है, महफिल का ये मतलब होता है। बहरहाल, जी जी ये जो आत्मकथा के बारे में कही है आपने, अभी इस वक्त बहुत ही हमारे वयोवृद्ध पसमानदा पहल के संपादक और पसमानदा मुस्लिम मोर्चा के संस्थापक और उसके अध्यक्ष जो है, बहुत बीमार हैं। वो अपनी जीवनी लिख रहे हैं, उनकी जीवनी जो है, अपनी आत्मकथा, उसमें उन्होंने इस तरह की सारी बातों का जिक्र किया हुआ है। जी ये अभी आपके सवाल के जवाब पे एक मैंने कह दिया। और इस तरह से बहुत सी चीजों में लोग अपनी छोटी छोटी बातें लिखी है। जैसे मुझे मुर्तजा अंसारी साहब याद आ रहे हैं, उन्होंने भी अपने बारे में थोड़ा सा लिखा है। और उनके जाने के बाद 2017 में मैंने उनके बारे ऊपर एक आर्टिकल लिखा, और वो कांसीराम के साथी थे, और उन्होंने कांसीराम के साथ जो है उनका चल के पसमानदा की बात को किया है। तो उन्होंने भी अपने बारे में थोड़ा सा लिखा है। इस वक्त वही मुझे उदाहरण आ रहा है, लिखा है जरूर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो नोटिस नहीं हो पा रहा। बहुत लोग लिख के चले जाते, छप नहीं पाते। भाई, हमारी एक गजल नहीं छप पाती। तो इसके लिए भी हम यहाँ जो सुन रहे हैं, शुद्धिजनों से, बुद्धिजनों से उम्मीद करें कि वो पसमानदा लोगों से संपर्क में आए, उनसे पूछे कि भैया तुमने जो लिखा है छापने को तैयार है। गुलशनवर साहब कह रहे हैं बेहद विचारोत्तेजक बातचीत रही, आप दोनों भाइयों को बेहद शुक्रिया। देखिए, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि गुलशनवर भाई ने, बहुत बिजी है वो, उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं, उन्होंने बात को सुना, और हम बिल्कुल हमारे साथ हमेशा रहे, हमें हर बात में सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने इसको सुना, और इनकी इस बात को मैं अपनी तरफ से भी उनको शुक्रिया अदा करना चाहता आप बहुत हमेशा रहे हमारे साथ पूरा 1.5 घंटे के दौरान, तो हूँ। इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से वो जय बहुत डाउन ट्रोडन उनका जो गुलशन। नेचर है, गुलशन भाई का जो है, गुलशनवर भाई का जो नेचर है ना, वो बिल्कुल गरीब मजलूम, और वो जो है बहुत हम मिजाज हमारे आदमी। बचपन से पूरे पढ़ाई के जमाने में हम लोगों ने इस बात को रखा सुना कि कैसे समाज में इस तरह की बातें हैं और किया जाए, और अपने व्यक्तिगत कैरियर के साथ साथ सामाजिक बात विमर्श भी जो है, गुलशन भाई को बहुत दर्द है समाज का। बहुत अधिकारी होने के बाद भी वो समाज के लिए बहुत करते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है वक्त निकालना, क्योंकि मरीजों को देखना अस्पताल में और अस्पताल के बाहर भी कॉल भी आता रहता है, लोग आजकल उससे पूछ लेते हैं दवाइयों के। कोरोना के समय में और भी जी उनकी जी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, उन पर फलाना फलाना कुछ कुछ एक्ट भी लागू हो गया है कि आप नहीं भाग सकते हैं। ऐसे समय में आपने हमारे लिए समय, और ऐसे मौजू पर, ऐसे विषय पे बहुत कम लोग जानते हैं, बोल पाते हैं, जानकारी बेदारी बहुत कम है। आपने बोला, लोगों को जानकारी हुई, और तमाम लोग सुनते रहे आपको, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा आपको बुलाते रहेंगे, कम से कम हमारा ये अपना मंच है, और जी। यहाँ अपने घर में तो हर आदमी की इज्जत होती है, तो यहाँ आपके एजाज और वकार की कोई मतलब कमी नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल और इस बातचीत से निकल के एक बड़ी अच्छी बात आई कि हम लोग अभी छपने का कोई दिक्कत नहीं है। खुद लेलिन मौदूदी अपना चैनल चलाते हैं, उनका पोर्टल है, इनको शेरो शायरी जो भी भेजना है पसमानदा उनके पास भेज सकते हैं, और बड़ा उनका बहुत सही नजरिया है। वहाँ लेख भेजें, अपना सब कुछ भेजें, डेमोक्रेसी चैनल नाम है, पोर्टल भी है। अभी छपना इतना मुश्किल नहीं है, ये अपने पसमानदा भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए वो लिखें, लिखने के वो अशराफिया वर्चस्व से मुक्त हो,
जैसे बहुत अच्छी, मैं यही सुनना चाहता था उनसे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि ये मुशायरा वगैरह सुनने में ही हल्का सा लगता है, तो हमको उनके नकल मॉडल पे नहीं करना चाहिए कि उन्हीं के मॉडल में अपना टाइप एक बना लिया, नहीं, अपने एक मौलिक टाइप का। तो इसलिए हम लोग मुशायरा नहीं करेंगे। लेकिन एक मैं कोशिश करूंगा, इस बातचीत से निकल के एक बड़ी अच्छी बात आई कि जो अदब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का एक गोष्ठी टाइप का एक हम लोग करें, और उसमें बात निकल के आए कि हमारा सांस्कृतिक भी एक अनिवार्य कल्चर, एक जब हम लोग को पहचान की राजनीति कही जाती है, हमारे राजनीति को, सियासत को, तो पहचान का तो बड़ा अहम हिस्सा होता है कल्चर, तहजीब। तो हमारी जो तहजीब है, जुलाहों की, मंसूरियों की, हलाल खोरों की, बकरवालों की, तो ये तहजीब को सामने लाना अदब के जरिए, चाहे उर्दू भाषा से हो, बांग्ला भाषा से हो, सबको लाने की मैं कोशिश करूंगा। इस बातचीत का फायदा हुआ, कई बातें निकल के आई कि हमें क्या करना है, और इस पे हम लोग अमल भी करेंगे। जैसा कि हम नमाज के बाद बोलते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक तौफीक अता अता। फरमाए। बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छे नोट पे आपने बात खत्म की। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने दबे कुचले समाज के बात करने के लिए मौका दिया, वक्त निकाला। आप भी बड़े अधिकारी हैं, आपके पास भी वक्त की बहुत कमी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, जय भीम, जय पासवान भाई। जय भीम, जय बसवा।